अभिनव को जब अनन्या नजर नहीं आई तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे सच में अनन्या के लिए घबराहट हो रही थी। तभी उसकी नजर उस डॉन पर पड़ी जो अनन्या के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो चुपचाप शांति से एक कोने में खड़ा था। उसकी हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया हो। अभिनव भागते हुए उसके पास आया और बोला, तुम जिस लड़की के साथ थे वो कहाँ है? डॉन को अभिनव को देख गुस्सा आया। उसने अभिनव को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में अभिनव ने उसका हाथ मरोड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली। जब डॉन को लगा कि वो अभिनव की गिरफ्त से नहीं छूट सकता तो उसने कहा, चिराग उसे अपने साथ ले गया है। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। चिराग का नाम तो उसने शर्मिला के मुंह से कई बार सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चिराग अनन्या का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी चिराग को कैसे जानता है। ऐसे में अभिनव ने उसे छोड़ा और पूछा, कहाँ गया है वो? मेरी हालत देखकर लगता है कि वो मुझे बताकर जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। उस आदमी ने जवाब में कहा और बगल की टेबल से टिश्यू उठाकर अपने मुंह से बहता खून साफ करने लगा। अभिनव उसे देख रहा था। उसने भी अभिनव को घूरा और आखिर में वहां से निकल गया। अभिनव चाहता तो उसके ऊपर और दबाव बनाकर उसे कम से कम चिराग के बारे में जानकारी ले सकता था, लेकिन वो इस वक्त एक पब्लिक प्लेस में था और ऐसे में वो किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। अभिनव, यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में अभिनव को पीछे से एक लड़की की आवाज आई। ये कामिनी थी जो अभिनव को ढूंढते हुए बार तक आ गई थी। उसने अभिनव के पास आते हुए कहा, तुम्हारा भागने का प्लान था क्या? पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक क्यों रहे थे? मैं फेंक नहीं रहा था, पैसे है मेरे पास। अभिनव ने कामिनी की बात का आधे मन से जवाब देते हुए कहा। उसे अभी भी अनन्या की चिंता खाए जा रही थी। कामिनी ने पूछा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बचकर निकल जाओगे तो ऐसा होने नहीं वाला है। पैसे तो देने पड़ेंगे। अभिनव ने कामिनी को घूरते हुए देखा और उसके बाद हॉल की तरफ बढ़ने लगा। कामिनी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अभिनव कामिनी के साथ सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास आया और उसमें से कार्ड निकाला। कामिनी ने कार के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि वो देख पा रही थी कि कार खटारा थी। बाहर से देखने पर वो गाड़ी कबाड़ लगती थी और अभिनव यही चाहता था। वो दोनों फिर से अंदर आए और रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर पहले से एक वेट्रेस खड़ी थी। उसने अभिनव को बिल थमाते हुए कहा, 5 लाख। ये अमाउंट सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। ऐसा उन लोगों ने क्या खा लिया था जो इतना ज्यादा बिल आया? इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, इतने में कामिनी ने उसके मजे लेने के लिए कहा, क्या हुआ? बहुत ज्यादा है, नहीं पे कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खाते में 500 रुपए भी नहीं होंगे। इतने में वहां खड़ी एक और लड़की ने कहा, उस टाइम तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब हवा निकल गई बेचारे की। यह सुनते ही अभिनव ने उस लड़की को पलट कर देखा। फिर उसकी नजर कृतेश पर पड़ी जो हरीश से बात करते हुए चलता आ रहा था। कामिनी कृतेश को आते हुए देख मुस्कुरा रही थी। अभिनव समझ गया था कि कामिनी ने कृतेश को बुलाया था ताकि वो कृतेश के सामने अभिनव को बदनाम कर सके। वो ये भी समझ गया था कि उन लोगों ने 5 लाख के खाने में से मुश्किल से 50,000 का खाना खाया होगा। बाकी सारा खाना अभिनव को नीचा दिखाने के लिए मंगवाया गया था। इतने में हरीश वहां पहुंचा और बोला, क्या हुआ? तुम बिल नहीं भर पा रहे हो? इफ यू डोंट माइंड, मैं पे कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे लिए यह अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, कृतेश ने कहा और मन ही मन में मुस्कुराने लगा। अभिनव ने उसके चेहरे पर मुस्कान देख ली थी। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेट्रेस की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही कामिनी ने उसका कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। ब्लैक कार्ड? तुम्हारे पास ये ब्लैक कार्ड कहाँ से आया? कामिनी ने कहा और अभिनव के हाथ से कार्ड लेकर उसे ध्यान से देखने लगी। उस पर अभिनव का नाम लिखा हुआ था, अभिनव गढ़वाल। कामिनी ने हैरान होते हुए अभिनव को देखा और बोली, तुम तो अभिनव कुमार थे ना, फिर अभिनव गढ़वाल कैसे हो गए? ये क्या खेल खेल रहे हो यार? अभिनव ने उसके हाथ से अपना कार्ड लिया और बोला, मेरा सरनेम गढ़वाल है। कुमार मेरे नाम के आगे अनाथ आश्रम वालों ने लगा दिया था क्योंकि उन्हें मेरा असली सरनेम पता नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें भी अपना सरनेम पता नहीं था? अनाथ आश्रम में तुम्हारी क्या याददाश्त चली गई थी क्या? हरीश ने तंज कसते हुए पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, मेरे साथ जो हुआ, अगर वो तुम्हारे साथ हुआ होता तो याददाश्त के साथ साथ तुम भी कब के चले जाते ऊपर। अब मैं जाऊं? अभिनव के ये तेवर देख किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। कोई उसे हाँ में सिर हिलाकर ये भी नहीं कह पा रहा था कि वो जा सकता है। ऐसे में अभिनव खुद वहां से निकल गया। अभिनव जैसे ही अपनी गाड़ी के पास आया तो उसे फिर से अनन्या की चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अनन्या की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। अभिनव समझ चुका था कि वो घर जा चुकी है। ऐसे में अभिनव भी गाड़ी में बैठा और अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा।
जैसे ही वो अनन्या के घर पहुंचा और गाड़ी पार्क की तो उसने देखा कि वहाँ एक गहरे नीले रंग की गाड़ी खड़ी थी। वो अनन्या की गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी रईस आदमी की गाड़ी है। उसी के बगल में अनन्या की गाड़ी भी खड़ी थी। अभिनव ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी डिओड्रेंट की महक आई। ऐसी खुशबू उसे इस घर में पहले कभी नहीं आई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज। इतने में अभिनव को राजीव की आवाज सुनाई दी। वो पता नहीं किससे बात कर रहा था। अभिनव अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी राजीव और शर्मिला के सामने खड़ा था। उसकी पीठ अभिनव की तरफ होने की वजह से अभिनव उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन शर्मिला के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान देखकर अभिनव की समझ में आ गया था कि वो उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, इतने में उस लड़के ने कहा और अभिनव की तरफ पलट गया। जैसे ही शर्मिला की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसके चेहरे का नक्शा बदल गया। उसने कड़वी जुबान में अभिनव से कहा, ये चिराग है। तुम जब शराब के नशे में धुत थे तब उस गुंडे से चिराग ने ही अनन्या को बचाया है। ये सुन अभिनव चिराग की तरफ देख रहा था। उसने चिराग के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज देख पहली बार रहा था। उसके कद और अभिनव के कद में ज्यादा अंतर नहीं था। चिराग दिखने में काफी हैंडसम था। उसने फॉर्मल्स पहने हुए थे जो उसके कसे हुए बदन पर काफी अच्छे लग रहे थे। उसे देखते हुए अचानक ही अभिनव के मुंह से निकला, कैसे? कैसे? तुम ये पूछ रहे हो कि कैसे? तुम्हें तो उल्टा ये कहना चाहिए कि थैंक यू, लेकिन ये तो तुम्हें किसी ने कहना सिखाया नहीं होगा। शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा। अभिनव का माथा घूम गया। सारी मेहनत उसने की और सारा क्रेडिट चिराग लेकर जा रहा था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, चिराग इस घर का दामाद होने वाला है। इस पर अभिनव ने कहा, पर आपकी तो एक ही बेटी है, तो फिर ये किससे शादी करेगा? बेवकूफ, मेरी जो एक बेटी है ये उसी से शादी करने वाला है। ये सुनकर चिराग के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने हाथ मिलाने के लिए अभिनव की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, नाइस टू मीट यू। अभिनव ने भी उससे हाथ तो मिलाया, लेकिन उसके हाथ को जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं कि अनन्या पहले से शादीशुदा है और उसका पति मैं हूँ। इसके बाद अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि चिराग का हाथ दुखने लगा। ये देखते हुए शर्मिला बोली, क्या कर रहे हो? जान से मार दोगे क्या बेचारे को, गुंडे कहीं के? अभिनव ने चिराग का हाथ छोड़ दिया। शर्मिला ने आगे कहा, क्या कर रहे थे तुम ये? तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी तरह हर जगह लड़ाइयाँ करता फिरता है? ये एक अच्छा सभ्य और खानदानी लड़का है, तुम्हारी तरह नहीं लीचड़। अच्छी बात है, लेकिन अनन्या से शादी मेरी हुई है, वो मेरी बीवी है। अभिनव ने कहा, हुई नहीं है, करवाई गई है जबरदस्ती, और कोई भी जबरदस्ती करवाई गई चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, समझे? मेरी जिंदगी में हमेशा से एक बेटी की कमी थी, भगवान ने चिराग को भेजकर वो भी पूरी कर दी। शर्मिला शांत हो जाओ, इतने में राजीव ने बीच में आते हुए कहा। लेकिन शर्मिला आज शांत नहीं होने वाली थी। उसने अभिनव को देखा और आगे बोली, अनन्या तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम अपने आप को उसका पति मान सकते हो, लेकिन टेम्पररी, उसका परमानेंट पति तो चिराग ही बनेगा। ये सुनकर अभिनव को शर्मिला से चिढ़ होने लगी। पता नहीं शर्मिला अपनी जिंदगी से क्या चाहती थी। इससे पहले कि अभिनव उसे कुछ कहता, शर्मिला ने चिराग से कहा, चलो चिराग, मुझे एरो गैरो के मुंह लगना पसंद नहीं है। और वो चिराग को अपने साथ वहाँ से ले गई। ये सब सुनते ही अभिनव का सिर दुखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इतने में राजीव उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी के मामले में तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बाद मेरा वो भरोसा भी टूट गया। आखिर तुम मेरी बेटी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते थे? ये सुनते अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? उल्टा मुझसे सवाल मत करो अभिनव, मुझे पता है तुमने क्या किया। जब कोई गुंडा अनन्या को तुम्हारी आंखों के सामने परेशान कर रहा था तब उसे ऐसी हालत में छोड़कर तुम भाग गए। बस इतनी ही थी तुम्हारी मर्दानगी, और फिर यहाँ खड़े होकर सीना चौड़ा करके कह रहे हो कि तुम उसके पति हो। राजीव ने जवाब में कहा। अमूमन शांत रहने वाले राजीव का गुस्सा आज बढ़ता जा रहा था। अभिनव उसका ये रूप देखकर हैरान हो गया था। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, फिर आखिर में उसने अपना थूक निगला और बोला, किस गधे ने आपसे ये कहा कि मैं भाग गया था? आपसे जिसने भी ये कहा उसने आपको बताया नहीं कि मैं बाहर क्या कर रहा था। अनन्या को किसी सभ्य और खानदानी लड़के ने नहीं, मैंने बचाया है। ये सुनते ही राजू ने हताश होकर ना में सिर हिलाया और बोला, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, प्लीज तुम ये झूठ बोलना बंद करो। सच में मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के लायक भी हो। इतना कहकर राजीव भी अंदर चला गया। अभिनव हैरानी भरी नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि ये सारी कहानी उन दोनों को और किसी ने नहीं बल्कि चिराग ने सुनाई थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है।
वो चिराग से इस बात का बदला लेना चाहता था। वो चिराग को उसी की दवा का स्वाद चखाना चाहता था। अभिनव गुस्से में अनन्या के कमरे में आ गया था। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या सो चुकी है। अभिनव अपने आप को अनन्या को ठहर कर देखने से रोक नहीं पाया। वो सच में काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव ने अपना सामान एक कोने में आहिस्ता से रख दिया। वो नहीं चाहता था कि अनन्या की नींद खराब हो। वो धीरे से उसके बिस्तर पर आया और कंबल ओढ़कर उसके पास लेट गया। अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों के सामने वही रात ताजा हो गई थी जब वो पहली बार ऐसे अनन्या के कमरे में न जाने कैसे पहुंच गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अनन्या और अभिनव की ये नजदीकी उन्हें एक दूसरे के दिल में जगह बनाने देगी? क्या अभिनव और अनन्या को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा? और क्या करने वाला था अभिनव चिराग के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव को अनन्या के बगल में लेटकर वो रात याद आ रही थी। वो बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कैसे अनन्या के कमरे में पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि उसे इस बात का जवाब मिल पाता, इतने में अभिनव को एक जोरदार चीख सुनाई दी। अभिनव पलटने ही वाला था कि इतने में उसे एक जोरदार लात पड़ी और वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही अभिनव अपनी जगह पर बैठा तो इतने में अनन्या किसी शेरनी की तरह गुर्राते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पीठ पर लगी हल्की सी चोट को मलते हुए बोला, मेरी हड्डियां तोड़ने का इरादा था क्या? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? समझते क्या हो अपने आप को? किससे पूछकर मेरे बिस्तर पर लेटे? किससे पूछकर मेरा कंबल ओढ़ा? अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कंबल को फिर से ठीक तरह से रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। भूल गई? पति? माय फुट! ये शेख चिल्ली की तरह खाली पुलाव पकाना बंद करो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा, तो किसकी शक्ल देखना चाहती हो? उस झूठे चिराग की? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? चिराग के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुम 100 बार सोचना। वो तुमसे 1,00,000 गुना ज्यादा अच्छा है, समझे? अनन्या ने कहा और अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाती, वो बीच में रुकी और अभिनव को तीर जैसी तीखी नजर से देखते हुए बोली, मेरे बाहर आने से पहले तुम कमरे से बाहर हो जाना, वरना जान ले लूंगी। अभिनव ने गहरी सांस ली और शांति से बोला, तुम्हें AK प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट मिला? ये सुनते ही अनन्या, जो कि बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक रुक गई। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव उसकी आंखों में हैरानी साफ तौर पर देख पा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा ही था कि मैं तुम्हारी हेल्प। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास करना बंद करो, समझे? अभिनव ये सुनकर हैरान हो गया। अनन्या आगे बोली, मुझे पता है तुमने क्या किया है। कुछ भी नहीं। मेरी मदद मेरे पापा के एक दोस्त ने की है, समझे? चिराग को झूठा बोल रहे हो और खुद कितने बड़े झूठे हो, नजर भी आ रहा है या नहीं? नहीं अनन्या। अभिनव ने उसे रोकने की और अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अनन्या अभिनव के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई थी। अभिनव ये देख हैरान हो गया। अब क्योंकि वो इस कमरे में नहीं रुक सकता था, इसलिए वो उसी कमरे में चला गया जिस कमरे में वो अक्सर सोया करता था। बहुत मुश्किल से उसे नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब अभिनव तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि नाश्ता टेबल पर लग चुका था और अनन्या पहले से बैठकर नाश्ता कर रही थी। हरदेव पाल सिंह भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, इसलिए अभिनव भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। हरदेव ने कहा, मैंने सुना है कि अकरम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। जी दादाजी, अनन्या ने कहा। हरदेव ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपना रास्ता तो बनाना आता है। मैं आज के बाद आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अनन्या ने जैसे ये कहा तो अभिनव उसकी शक्ल देखने लगा। अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। अपने दादाजी की नजर में अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पाने के लिए अनन्या कुछ भी करने को तैयार थी। इतने में हरदेव ने अभिनव की तरफ देखा और बोले, तुमने कहीं काम करना शुरू किया? हाँ, मैं भी अकरम सर की कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। किस पोजीशन पर हो? ऑफिस असिस्टेंट। ये सुनते ही शर्मिला जोर से हंस पड़ी। सभी लोग उसे इस तरह से हंसता देख हैरान हो गए, लेकिन शर्मिला रुकी नहीं। उसने हंसते हुए आगे कहा, तुम जैसे लोग ऐसे ही नौकरी करेंगे। वैसे चिराग तो हर महीने लाखों कमाता है, तुम कितना कमा लेते हो? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी कहता तो शर्मिला उसे फिर से खाने को दौड़ती, पर अभिनव का कुछ न कहना भी उसे बहुत भारी पड़ा।
शर्मिला ने कहा। क्या हुआ, कुछ बोला नहीं जा रहा? हाँ? शर्मिला रुकने वाली नहीं थी। ऐसे में हरदेव बीच में आया और बोला, बस ठीक है शर्मिला, हम लोग खा रहे हैं और खाते वक्त हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही सब लोग चुप हो गए थे। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया था। वो शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला के घर जैसे 100 घर खरीदे और शर्मिला जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांति रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ऑफिस पहुंच चुका था। जब वो अपने कैबिन में बैठा था तो जेनी भड़कते हुए उसके कैबिन में आई और दरवाजा खोलते हुए बोली, ये सब क्या है? हाँ? अभिनव पलटकर अपनी कुर्सी के पीछे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेनी किससे बात कर रही है। ये देख जेनी का दिमाग और गर्म हो गया और वो चीखते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से भी बोल सकती हो, हम ऑफिस में हैं। प्लीज शो सम मैनर्स। ओहो हो, देखो जरा कौन मैनर्स की बात कर रहा है? तुम जिसने ये सब किया है। ये देखो, इस कस्टमर ने हमें सिर्फ 2 स्टार्स दिए हैं। तुम ही इससे डील कर रहे थे ना, तो तुमने इससे ऐसा क्या कहा जो इसने सिर्फ 2 स्टार दिए हैं? जेनी ने अभिनव की टेबल पर एक फाइल पटकते हुए पूछा। अभिनव ने फाइल उठाकर उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर बोला, तुम मेरे मजे ले रही हो? तुम्हें पता नहीं कि कल मैंने किसी भी लड़की का फोन अटेंड नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ 4 कॉल्स आए थे और वो चारों लड़कों के थे जिनसे मैंने बहुत मैनर्स के साथ बात की थी। अच्छा, तो फिर ये कैसे हुआ? एक्सप्लेन करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हर चीज अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हो? सीईओ सर ने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया तो तुम इस बात का खुन्नस निकाल रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझसे अच्छे से बात करो। नहीं तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन यहाँ तुम्हारी सीनियर मैं हूँ। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। जेनी को उसकी फाइल वापस की और बोला, प्लीज अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मिस्टर अभिनव, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि ये सब कैसे हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी अकरम सर के पास लेकर जाऊंगी और वो तुम्हें एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे। जेनी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? यही जो तुमने कहा। जाओ अकरम सर को जाकर बोलो कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर देखते हैं कि किसकी नौकरी जाती है। यह सुनते ही जेनी को गुस्सा आ गया। उसने ठंडी आंखों से अभिनव को देखा और उसके कैबिन से बाहर निकल गई। थैंक यू। इधर अभिनव ने भी कुछ देर के बाद एक फोन काट दिया था। उसे दिन भर फोन आते रहते थे। हर कोई उसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताता था और वो उन्हें सॉल्व करता था। अभिनव को इस काम में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। उसका लंच टाइम हो गया था पर अभी तक उसका फोन बजे जा रहा था। अकरम चाहता तो उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकता था, लेकिन उसने अभिनव को जानबूझकर यहाँ भेजा ताकि उसके पास अपना खुद का एक कैबिन हो। अभिनव अपने कैबिन से बाहर निकला और कैंटीन में कुछ खाने चला गया। वो खाने तो बैठ गया था, लेकिन उसे याद आया कि जल्दबाजी में वो अपना फोन अपने कैबिन में ही भूल आया था। जेनी के जाने के बाद उसने जेनी को नहीं देखा था, लेकिन वो जानता था कि अकरम उससे निपट लेगा। खाना खाने के बाद जब वो अपने कैबिन की तरफ ही जा रहा था कि अचानक उसे कामिनी नजर आई। वो मैनेजर के कैबिन से बाहर आ रही थी। जब उसने अभिनव को देखा तो वो हैरान हो गई और उसे इग्नोर करने लगी। उसने अपने चेहरे के दाईं तरफ सारे बाल गिरा लिए ताकि उसे अभिनव को ना देखना पड़े। अभिनव ने भी उसे नहीं देखने का नाटक किया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। जैसे ही वो अपने कैबिन में घुसा तो देखा कि अकरम और जेनी उसके कैबिन में बैठे हुए थे। अभिनव उन दोनों को वहाँ देखकर हैरान हो गया। वो अंदर आया तो जेनी की शक्ल देखकर उसे एहसास हुआ कि अकरम जेनी को डांट रहा था। आओ आओ टाय अभिनव आओ। अकरम ने अभिनव को देखते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए? अभिनव ने पूछा। वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। अकरम ने कहा, अभिनव, तुम्हारे और जेनी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जेनी ने मुझे सब कुछ बताया। मैं उसी बात पर इसे डांट रहा था और मुझे लगता है कि अब इसके घर जाने का टाइम आ गया है। यह सुनते ही जेनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अकरम की तरफ देख रही थी। उसने पूछा, घर जाने का टाइम आ गया है मतलब? अकरम ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, तुमने अभिनव के साथ शर्त लगाई थी ना कि तुम उसे नौकरी से निकलवा दोगी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। नौकरी अभिनव की नहीं तुम्हारी जाएगी। सर प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, आई एम सो सॉरी। जेनी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना जेनी,
तुम मेरे जैसे आदमी से पंगा नहीं ले सकती हो। हाँ, तुम जिस तरह से मेरी रिस्पेक्ट करती हो उसी तरह से तुम्हें अभिनव की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और ना सिर्फ अभिनव की बल्कि इस कंपनी के हर एम्प्लॉय की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अकरम ने भी अभिनव की बात में जोड़ते हुए कहा। यह सुनकर जेनी घबराहट के मारे अपनी कुर्सी में पीछे खिसक कर बैठ गई। उसने अभिनव को देखा और बोली, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, प्लीज अकरम सर, मुझे। इससे पहले कि जेनी अपनी बात पूरी कर पाती उसकी आंखें भर आई थी। अभिनव ने उसे देखा तो उसके मन में जेनी के लिए दया आ गई। उसने अकरम को देखा और इशारों इशारों में समझाया कि वो जेनी को नौकरी से नहीं निकाले। अकरम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। तुम्हें अगर इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें अभिनव और बाकी लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम दोबारा अभिनव पर या किसी और पर बेवजह चिल्लाई तो मैं तुम्हें तीसरा मौका नहीं दूंगा। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी सर, प्लीज, सच में, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जेनी ने डबडबाई आंखों से अकरम को देखते हुए कहा, और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इस कैबिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर जाकर अगर तुमने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात की तो मैं नहीं करूंगी सर, नहीं करूंगी। मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, अकरम ने कहा। जेनी अपनी जगह से उठी और वहां से निकल गई। उसके जाते ही अकरम ने अभिनव से कहा, गजब का सिरदर्द है ये लड़की। अरे हाँ, लड़की से याद आया, मैंने तुम्हें ऑक्शन के बारे में बताया था ना, आज वो ऑक्शन होने वाला है और अलायना भी वहाँ आने वाली है। अलायना का नाम सुनते ही अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। बलराज ने पहले से अभिनव को अलायना के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि अब वो अलायना से मिलने के लिए बेताब था। उसने कहा, हाँ, हम भी इस ऑक्शन में चलेंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं आऊंगा पर तुम्हारे साथ नहीं। लोगों को शक होगा, हो सकता है कि मेरे साथ चलने से तुम्हें दिक्पाल छिंगावत भी मिल जाए। दिक्पाल छिंगावत का नाम सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपने दुश्मन से जल्द मिलना चाहता था। इतने में अकरम ने कहा, दिक्पाल से ज्यादा अलायना से बचकर रहना, शी इज अ स्वीट पॉइजन। तुम्हें ले जाने के लिए मैंने अपने एक आदमी से बात कर ली है, वो तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट से पिक कर लेगा। और हाँ, ये वीआईपी कार्ड अपने पास रखो, शहर के सभी बड़े लोगों के पास ये कार्ड है। कोई तुम्हें परेशान करे तो बस ये कार्ड दिखा देना। अभिनव ने उस कार्ड को लिया और ध्यान से देखने लगा। उस कार्ड पर निचले हिस्से में एक छोटा सा टाइगर गुदा हुआ था। अकरम ने अभिनव से कहा, अगर लोगों को पता चला कि असली टाइगर तुम हो तो लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगेंगे। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कार्ड जेब में डाल दिया। अब आगे क्या होने वाला था, क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलायना से, और क्या वो आज अपने दुश्मन दिक्पाल को देख पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अलायना से मिलने की खबर मिलने के बाद अभिनव का दिन बहुत जल्दी पूरा हो गया। जो काम उसका आज बाकी रह गया था वो अब उसे कल पूरा करने वाला था। अभिनव को ना सिर्फ अलायना से मिलने की एक्साइटमेंट थी, बल्कि साथ ही उसने अनन्या के घर की किसी मेड से सुना था कि अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे आने वाला है। ऐसे में वो अनन्या के लिए गिफ्ट में शहर का सबसे महंगा डायमंड खरीदना चाहता था। वो उसे एक अंगूठी देना चाहता था। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन अनन्या के हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी नहीं थी। पर ऑफिस से निकलने में उसे काफी देर हो गई थी। ऑफिस से निकलकर वो सीधा उस होटल में पहुंच गया जहां से अकरम के आदमी उसे लेने आने वाले थे। उसने इस बीच अपने लिए एक महंगा सा सूट खरीद लिया था और साथ ही वो मजे से खाना खा रहा था। जब शाम को वो अकरम के आदमियों के आने के इंतजार में अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी अकरम का फोन आया। उसने पूछा, सब ठीक है? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अभिनव ने कहा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने दो लोग खड़े थे। अभिनव सर, मेरा नाम कैलाश है और ये संग्राम। हम दोनों को अकरम सर ने भेजा है, हम आपको ऑक्शन के लिए लेने आए हैं। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बस एक मिनट। इतना कहते ही वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल ठीक करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अलायना के ऊपर उसका इंप्रेशन खराब जाए। फिर उसने एक महंगा सा परफ्यूम लगाया जिससे सारा कमरा महक उठा और उन दोनों के साथ कमरे से बाहर आ गया। अभिनव संग्राम और कैलाश के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया था। कैलाश गाड़ी में ही बैठा था और संग्राम अभिनव को लेकर ऑक्शन हॉल में दाखिल हो गया था। अभिनव और संग्राम अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे। उस हॉल में उन दोनों के अलावा तकरीबन 20 और लोग मौजूद थे। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑक्शन पहले ही शुरू हो चुका था। 5 करोड़ और ये बोली जाती है, ऑक्शन लगाने वाले आदमी ने कहा।
लेकिन अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था। वो बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर अलायना को ढूंढ रही थी। जब उसे अलायना कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसने संग्राम से पूछा, अलायना कहाँ है? संग्राम ने तुरंत हॉल में इधर उधर देखा और बोला, वो तीसरी रो में बैठी है, हमारे पास वाले कॉलम में, और अपने सीधे हाथ की तरफ इशारा करने लगा। अभिनव ने भी उसी दिशा में देखा तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई। अभिनव उस लड़की के कपड़ों को देखते ही समझ गया था कि वो बहुत अमीर है। भले ही वो अलायना का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो काफी खूबसूरत थी। उसके एक पैर पर दूसरा पैर डालकर बैठने का अंदाज ही उसके बारे में बहुत कुछ कह रहा था। और हमारा अगला आइटम है कारपेट, और इस कारपेट की बोली शुरू होती है 3 करोड़ से। इतने में बोली लगवाने वाले आदमी ने वहाँ बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इसे मैं लूंगा। इतने में अभिनव को अपने पीछे बैठे एक आदमी की आवाज आई। तभी बोली लगवाने वाले ने फिर से कहा, क्या कोई इस आइटम पर बोली लगाना चाहता है? उसकी बात का जब किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया तो उसने कारपेट अभिनव के पीछे बैठे आदमी को बेच दिया। उसके बाद बोली लगाने वाले ने अपना अगला आइटम पेश करते हुए कहा, और हमारा अगला आइटम है ये नायाब खूबसूरत जन्नत से उतरा हुआ हीरो का हार। इसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। कौन लेना चाहेगा इस हार को? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़। अचानक से अलायना ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा। बोली लगाने वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अलायना को देखा और बोला, मिस अलायना की तरफ से 10 करोड़। और कोई? उसके इस सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग अलायना से डरते थे। अलायना अगर किसी चीज पर अपना हाथ रख देती थी तो उसके बाद उस चीज की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। एक बार दिक्पाल ने जरूर ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी और तब से अलायना दिक्पाल की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। 11 करोड़। इतने में अभिनव ने पीछे से कहा। ये सुनते ही अलायना पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव भी पहली बार अलायना के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। अभिनव तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अलायना जिन तीखी नजरों से उसे देख रही थी, उसे देखते ही अभिनव समझ गया था कि उसने अलायना को नाराज कर दिया है। लेकिन अभिनव चाहता ही यही था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका इस ऑक्शन में आने का कोई फायदा नहीं था। बलराज ने अलायना के मामले में अभिनव को जो कुछ करने से मना किया था, अभिनव आज अलायना के सामने वही सब करने वाला था। मिस्टर अभिनव की तरफ से 11 करोड़। 15 करोड़। अलायना ने भी तुरंत जवाब दिया। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, 15 करोड़ 111 रुपए। ये क्या पागलपन है भाई? अभिनव की ये बात सुनकर किसी ने पीछे से कहा। इतने में बोली लगाने वाले ने अभिनव का बोला अमाउंट फिर से रिपीट कर दिया। संग्राम अभिनव के पास आया और बोला, सर, अलायना पहले से काफी नाराज हो चुकी है। आप उसे और नाराज क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, अभिनव ने शांति से कहा। अलायना ने फिर से पलटकर अभिनव को देखा और बोली, 20 करोड़। बोली लगाने वाले ने अलायना का अमाउंट रिपीट किया तो अभिनव ने उसमें अपनी तरफ से बढ़ोतरी करते हुए कहा, 20 करोड़ 1 रुपया। अभिनव सर, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ बोली कम से कम 100 रुपए से आगे बढ़ाई जाती है। संग्राम ने अभिनव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभिनव उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में अलायना बोली, 30 करोड़। और इतना कहते ही वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अभिनव से कहा, तुम्हें अब अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए, इडियट। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आई और वो बोला, मिस अलायना, 30 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर अलायना हैरान हो गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, अभिनव ने अपनी तरफ से कहा, 100 करोड़ रुपए। ये सुनते ही एक आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ये हार तो अभिनव जी ले गए। जैसे ये बात अलायना के कानों में पड़ी तो वो अभिनव को नफरत भरी नजरों से देखने लगी थी। उसकी नफरत का कारण ही यही था कि सच में अलायना के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस हार को खरीद सके। हालांकि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इसे खरीद सकती थी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं थी। ऐसे में हार अभिनव के खाते में आया और साथ में आई अलायना की नफरत। इसके बाद ऑक्शन आगे बढ़ा और कुछ देर के बाद खत्म हो गया। लगभग सभी लोग निकल चुके थे, लेकिन अभिनव अलायना के साथ वही रुक गया था। अभिनव को ये तो नहीं पता था कि इस वक्त अलायना के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके रुकने के पीछे की वजह थी कि वो अलायना से बात करना चाहता था। अभिनव ने संग्राम को पलट कर देखा और कहा, तुम अकरम को इस हार के लिए पे करने के लिए बोल सकते हो। उसे कहना कि मेरे हिस्से में से पेमेंट करे, मैं अभी पैसे लेकर नहीं आया हूँ। संग्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। और वो अभिनव को अकेला छोड़कर हॉल से बाहर चला गया।
इधर अभिनव की नजर अलायना पर पड़ी। वो अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने कहा, मिस अलायना, और वो अलायना के पास चला आया। अलायना पलटी तो अभिनव ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? इतना कहकर अभिनव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अलायना उसे ऊपर से नीचे तक ठंडी नजरों से देख रही थी। आखिर में उसने कहा, किस खुशी में मैं तुमसे बात करूं? मेरा तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है मिस्टर अभिनव। उसका गुस्सा उसकी आंखों और उसकी जुबान पर साफ नजर आ रहा था। ये सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अलायना के पास जाने लगा। अब दोनों के बीच बस कुछ ही इंच की दूरी बाकी रह गई थी। अभिनव ने उसके पास आकर धीरे से कहा, जब आप ऐसे गुस्सा करती है ना तो बला की खूबसूरत लगती है। उसकी आवाज में तंज था। अभिनव वो सब करता जा रहा था जिसे करने के लिए बलराज ने उसे मना किया था। अलायना ने एक पल के लिए उसे देखा और आखिर में हल्की सी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोली, तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको फिर से चिढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि चिढ़ने के बाद आपके चेहरे की खूबसूरती और ऊपर चढ़ जाती है। यह सुनते ही अलायना भी एक कदम अभिनव की तरफ बढ़ गई। अब वो दोनों काफी करीब आ गए थे। उसने अभिनव से कहा, यहाँ नए हो, यहाँ के रूल्स नहीं पता? अभिनव ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, सुंदर लड़कियों के मामले में दुनिया का कोई रूल काम नहीं करता है। वैसे मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है। इतना कहते ही अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलायना ने कुछ देर तक अभिनव के हाथ को देखा और फिर इग्नोर कर दिया। इतने में हॉल का दरवाजा खुला और अचानक से कुछ आदमी भागते हुए अंदर आए और अलायना के पास आकर खड़े हो गए। एनी प्रॉब्लम मैडम? उनमें से एक आदमी ने पूछा। अभिनव ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अलायना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अलायना ना चाहते हुए भी अभिनव से गले लग चुकी थी। अभिनव ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मुझे लगा था कि इन सब कबूतरों में कम से कम तुम्हारे पास तो बास जैसी पार की नजर होगी। नंदिता, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, टाइगर। यह सुनते ही अलायना एक पल के लिए जम गई थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, अभिनव, तुम टाइगर हो? अलायना ने हैरान होते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया था। गिने चुने लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि अलायना का असली नाम नंदिता है। अभिनव ने फिर से उसे अपने पास खींचा और बोला, जोर से मत बोलो, मैं अंडर कवर हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैडम को छुड़वाओ और पकड़ो इस आदमी को। इतने में अलायना को घेरे हुए लोगों में से एक आदमी ने बाकी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग अभिनव को पकड़ने के लिए आगे आते, अलायना ने कहा, रुको। उसकी आवाज सुनते ही जैसे सभी लोगों के पैर एक साथ जम गए थे। तभी अलायना ने अभिनव को देखा और बोली, अभिनव गढ़वाल? सच में तुम्हारा नाम अभिनव गढ़वाल है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव ने उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं ही हूँ अभिनव गढ़वाल। यह सुनते ही अलायना ने अपना मुक्का कसा और सीधा अभिनव की छाती में दे मारा। इससे पहले कि अभिनव इस मुक्के के पीछे का कारण पूछ पाता, अलायना ने कहा, ये मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अभिनव को दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। अभिनव को याद आ गया था कि उसके पापा के एक्सीडेंट हो जाने से पहले वो अलायना से कई बार मिल चुका था। उसका असली नाम अलायना नहीं बल्कि नंदिता था। जब वो छोटे थे, नंदिता तभी से बहुत बहादुर थी। किसी के बगीचे में घुसकर आम तोड़ना हो या गली में घुसे किसी आवारा कुत्ते को भगाना हो, नंदिता इन सारे कामों में एक्सपर्ट थी। जहाँ इन चीजों को करने से पहले अच्छे लड़कों के हाथ पैर काम जाते थे, वहीं नंदिता ऐसे काम चुटकियों में निपटा देती थी। वो और अभिनव बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिता को अभिनव के साथ रहना, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से काफी स्ट्रिक्ट थी। कोई भी उससे ना तो मजाक कर सकता था और ना ही कुछ उल्टा सीधा कह सकता था। सिर्फ अभिनव के पास ही वो अधिकार था कि वो अलायना से मजाक कर सके। जब अलायना ने अभिनव को फिर से देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। अलायना उसके पास आई और उसे अपना कार्ड थमाते हुए बोली, अगर हिम्मत हो तो मुझे फोन करके दिखाना, और हंसते हुए वहां से निकल गई। इसी तरह अभिनव ने अपनी कोर टीम के आखिरी मेंबर का दिल भी जीत लिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अलायना और अभिनव का बचपन का ये रिश्ता उसकी शादी में दरार डाल देगा? और कब मिलने वाला था अभिनव दिग्पाल छिंगावत से? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब अलायना हॉल से निकली तो संग्राम फिर से अभिनव के पास आया और बोला, ये रहा आपका हार, इसका पेमेंट हो गया है।
ये सुनते ही अभिनव ने नंदिता का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में डाला और उसके बाद हार की तरफ देखने लगा। हार को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने में संग्राम ने अभिनव से पूछा, आप इस हार का क्या करने वाले हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में बस संग्राम को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो। अभिनव संग्राम के साथ उस हॉल से बाहर निकलने लगा था। उसका हाथ अभी भी अपनी जेब में उस बिजनेस कार्ड पर था जो नंदिता ने उसे दिया था। वो अलायना यानी नंदिता को जरूर फोन करने वाला था। जैसे ही वो बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नजर सामने बने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गई। वो गाड़ी हूबहू अनन्या की गाड़ी जैसी लग रही थी। अभिनव के पैर जब उस गाड़ी को देखकर रुक गए तो संग्राम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? अभिनव आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नजर अभी भी उस गाड़ी पर टिकी हुई थी। तभी अभिनव ने देखा कि अनन्या और चाहत उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। अभिनव ने संग्राम को देखा और बोला, तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। फिर अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालकर गाड़ी की चाबी निकाली और संग्राम को देते हुए बोला, यह हार मेरी गाड़ी में रख देना और गाड़ी अकरम की यहाँ खड़ी कर देना, मैं उसे कल लेने आ जाऊंगा। अभिनव ने संग्राम को इतने अच्छे से समझा दिया था कि अब संग्राम के पास बदले में पूछने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया था। अभिनव ने भी अनन्या की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही चाहत ने अभिनव को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो खुशी से चहकते हुए बोली, अभिनव। ये नाम सुनते ही अनन्या की त्योरियां चढ़ गई और अगले ही पल वो हताश भी हो गई। उसने देखा कि अभिनव सामने से चला आ रहा था। जैसे ही वो अनन्या के पास आया तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जवाब देने से पहले ही एक सेकंड के लिए अनन्या को देखा। उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब अभिनव ने अनन्या के सवाल पर आते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ खाने आया था और जब मुझे तुम दिखी तो मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री में घर भी पहुँच जाऊंगा। मेरी कार में बैठने के बारे में सोचना भी मत, अनन्या ने कहा और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चाहत और अभिनव भी उसके पीछे जा रहे थे। अनन्या ने जैसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो इतने में चाहत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो यार, वो तेरा पति है। नहीं, वो मेरा पति नहीं है, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में उसने चाहत को देखा और बोली, तू मेरी गाड़ी में बैठ रही है या नहीं? नहीं, मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगी तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझी? चाहत के मुंह से यह जवाब सुनते ही अनन्या ने झटके से पलटकर उसे देखा और बोली, नहीं, तुझे क्यों इसकी इतनी चिंता हो रही है? ये कोई बच्चा नहीं है, कैब लेकर घर आ जाएगा। लेकिन वो कैब नहीं लेना चाहता है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर तू इसे लेकर नहीं गई तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी अपने घर, चाहत ने कहा और वही जमकर खड़ी हो गई। जिस तरह से चाहत अभिनव को सपोर्ट कर रही थी, अनन्या को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि चाहत जो कर रही है उसे लेकर वो सीरियस है, लेकिन वो अभिनव और चाहत को किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब नहीं आने देना चाहती थी। आखिर में अनन्या ने अपनी जिद छोड़ी, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर आ सकते हो। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और बोला, थैंक यू सो मच अनन्या, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। मेरे पास लास्ट 500 रुपए बचे थे और मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता था। अभिनव की ये बात सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया। अभिनव को अनन्या की दोस्त के सामने ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसकी जेब में आखिरी 500 रुपए रह गए थे। चाहत ये सुनकर हंसी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि बंदा डाउन टू अर्थ और ऑनेस्ट है, जो सच है वो सीधा कह देता है। हाँ, लेकिन मुझे इसकी ऐसी टुच्ची बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनन्या ने कहा। ये सुनकर चाहत और जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर फिर से अभिनव के सूट पर पड़ी और उसने कहा, ये तो एक ही ब्रांड का है ना? इतना सुनते ही अनन्या ने भी गौर से अभिनव के सूट को देखा और बोली, एके? तुमने एके का सूट पहना हुआ है? मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा दिया हुआ सूट है। तुम इतना महंगा सूट कहाँ से ले आए? वो अकरम सर ने मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दिया था ना, तो मैंने सोचा कि उससे मैं अपने लिए एक सूट तो खरीद ही लूं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो एडवांस पेमेंट देती है? अनन्या ने पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, सर को मेरा काम पसंद आया तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया कि सर कुछ एडवांस मिल सकता है, तो वो मान गए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैंने सूट खरीद लिया ताकि तुम्हारे साथ कहीं आऊं जाऊं तो तुम्हारी तरह अच्छा दिख सकूं। अभिनव अनन्या को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या उसकी बातों को कितना ध्यान से सुन रही थी ये तो पता नहीं, लेकिन चाहत उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने अनन्या को छेड़ने के लिए कहा, वैसे तुम्हें सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं अभिनव, तुम बिना सूट के भी हैंडसम लगते हो, जस्ट लाइक अ हॉट केक। इतना कहकर चाहत अनन्या को तिरछी निगाहों से देखने लगी। अनन्या ने गाड़ी चालू की और आगे बढ़ने लगी।
लेकिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि चाहत की कही बात पर था। अभिनव के लिए चाहत के मुंह से तारीफ सुनकर अनन्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना हाथ उठाए उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि चाहत अभिनव को हैंडसम कह रही थी। चाहत अनन्या की बाकी दोस्तों की तरह नहीं थी। वह बहुत देख समझकर अपने लिए कुछ पसंद करती थी। वह बहुत चूजी थी। तो फिर उसने अभिनव को कैसे हैंडसम कह दिया? ये सवाल अनन्या के दिमाग में घूमता जा रहा था। सामने देख! जब अनन्या इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी, ठीक तभी चाहत जोर से चिल्लाई और अचानक से अनन्या का ध्यान सड़क पर आ गया। उसने देखा कि वो गाड़ी चलाते हुए रॉन्ग लेन में आ गई थी और उसके ठीक सामने एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। ये देख अभिनव और चाहत के होश उड़ गए थे। अनन्या ने जोर से ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को जैसे तैसे सामने आ रही गाड़ी से टकराने से बचा लिया। उधर सामने वाली गाड़ी भी कुछ दूरी पर रुकी और उसमें से कुछ आदमी नीचे उतरकर अनन्या की गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। अनन्या ने शीशा नीचे किया और गुस्से में बोली, क्या है? क्यों मेरा रास्ता रोककर खड़े हो? इससे पहले कि अनन्या के सामने खड़े आदमियों में से कोई जवाब दे पाता, पीछे से चाहत ने कहा, उस लड़के का नाम ईशांत है। ये लोग दिग्पाल छिंगावत के आदमी है। तो ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अनन्या ने गुस्से में पूछा। अभिनव इस सब के बीच बस चाहत को देख रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि चाहत प्रिंस नाम के इस लड़के को कैसे जानती थी। अभिनव को ये तो समझ आ रहा था कि दिग्पाल छिंगावत एक बड़ा आदमी है और उसे हर कोई जानता है, लेकिन उसके आदमी का नाम चाहत जैसी लड़की को पता होना, ये अभिनव को कुछ हजम नहीं हो रहा था। इतने में चाहत गाड़ी से नीचे उतरी और बोली, क्या चाहिए? इतने में अभिनव भी गाड़ी से नीचे उतर गया और उन लड़कों को देखने लगा। उन लोगों की तादाद इतनी भी नहीं थी कि अभिनव अकेला उनसे ना निपट सके। जब उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया तो चाहत ने फिर से कहा, कोई कुछ बोलेगा? इतने में उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, प्रिंस मर चुका है और मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। क्या? ये क्या कह रहा हो ईशान? प्रिंस मर गया? एनीवेज, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है, चाहत ने कहा। उसके जवाब में ईशान बोला, उसकी मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लिया जाएगा और वैसे भी जिसने उसे मारा है वो यही हमारे सामने है। इतना कहते ईशांत अभिनव की तरफ देखने लगा था। वो जिस तरह से अभिनव को देख रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वो अभिनव को जानता था। देखो, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारे किसी प्रिंस को, इसलिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने दो, मुझे देर हो रही है। अनन्या गुस्से में बीच में आकर बोली। ये सुनते ईशांत को हंसी आ गई। वो जोर से हंसते हुए बोला, तुझे घर जाना है, वो भी मेरे बिना? देख क्या रहे हो, उठा इसे। ईशान की बात सुनते ही उसके कुछ आदमी अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अनन्या के पास आ पाते, अगर तुम में से एक भी आदमी आगे आया तो वापस पीछे जाने लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनकर ईशान को और जोर से हंसी आ गई। उसने कहा, पहले तो मुझे कम गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस लड़की को यहाँ लेकर आओ अभी। ईशान के आदमी फिर से अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे। अनन्या को घबराहट हो रही थी। उसे लग नहीं रहा था कि अभिनव इन लड़कों से उसे बचा पाएगा, लेकिन जैसे एक आदमी ने अनन्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इतने में अभिनव ने उसका हाथ जकड़ा और जोर से दबा दिया। उस आदमी को भयंकर दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से चिल्ला उठा। अभिनव उसे चिल्लाते हुए देख मुस्कुराया और उसके दाईं तरफ से आ रहे एक आदमी के पेट में लात मार दी। इसके बाद उसने दो और लोगों के सीने में मुक्का मार दिया। एक आदमी ने जब अभिनव की कमर को जकड़ने की कोशिश की तो अभिनव ने अपनी कोहनी से उसका सिर फोड़ दिया। एक के बाद एक ईशान के सारे आदमी नीचे गिरते जा रहे थे। बचे हुए कुछ आदमी भी अभिनव पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहे थे कि इतने में कहीं दूर से पुलिस के सायरन बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही ईशांत ने ये आवाज सुनी तो वो चिल्लाया, शिट, पुलिस आ गई, भागो। उसकी बात सुनते ही एक के बाद एक गिरते पड़ते सभी लोग ईशान की गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी तेजी से बाहर रवाना हो गई। अभिनव उनमें से एक आदमी को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में उस आदमी ने अभिनव के सिर पर एक मुक्का मार दिया। अभिनव अनन्या की गाड़ी से जा टकराया। उसके सिर में चोट लग गई थी। इस बीच पुलिस की गाड़ी भी वहां आकर रुक गई। एक हवलदार ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई थी, अभिनव ने खड़े होकर कहा और अनन्या को ढूंढने लगा। अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव को चाहत दिखी तो उसने चाहत से पूछा, अनन्या कहाँ है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो बेहोश हो गई है, चाहत ने कहा और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इतने में अभिनव ने उसे रोका और कहा, तुम इनके साथ घर जाओ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चाहत ने अभिनव की बात मानी और फिर पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चाहत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया और फिर उन्हीं के साथ घर जाने के लिए रवाना हो गई। इधर अभिनव भी अनन्या को
हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ा था। इस बीच अभिनव ने राजीव और शर्मिला को भी फोन कर वो सब बता दिया जो अभी हुआ था। अब आगे क्या होने वाला था, क्या होगा जब अनन्या होश में आएगी, क्या उसे अभिनव की सच्चाई का पता चल जाएगा और कैसे जानती थी चाहत प्रिंस और ईशान को। जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ देर के बाद अभिनव अनन्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसने उसे भर्ती करवा दिया था। इस बीच पुलिस भी अनन्या से मिलने और उसका बयान लेने के लिए वहां पहुंच गई थी। अभिनव अनन्या के प्राइवेट रूम के बाहर बैठा दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन ये चिंता उसे अनन्या की नहीं बल्कि अपनी थी। उसने उन लोगों को जिस तरह से मारा था, उससे अनन्या को अभिनव पर शक हो सकता था। ऐसे में वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से अनन्या ने वो सब ना देखा हो जो अभिनव ने उन लड़कों के साथ किया था। जब अनन्या को होश आया तो डॉक्टर ने नर्स से कहा कि वो अभिनव को अंदर बुलवा ले, लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया था। वो अभिनव से नहीं मिलना चाहती थी। इस बीच शर्मिला और राजीव भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जब वो दोनों अनन्या से मिलने के लिए उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हो रहे थे, तब अभिनव भी उनके पीछे अंदर चला आया था। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनन्या रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अब तो मैं गई। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे किडनैप करके ही रहेंगे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि चाहत वहाँ थी। जैसे एक आदमी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इतने में चाहत ने उस आदमी के पेट में लात मार दी। अनन्या के चेहरे पर अभी भी उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो उन किडनैपर्स के बीच में घिरी हुई हो। अभिनव दूर दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब अनन्या ने उसकी जगह चाहत का नाम लिया तो अभिनव को अच्छा लगा। वो समझ गया था कि अनन्या उस घमासान लड़ाई को देखने से पहले ही बेहोश हो गई थी। वो घबराहट में ये भी भूल गई थी कि उन लोगों को चाहत ने मारा था या अभिनव ने। अनन्या ने आगे कहा, मुझे नहीं पता उन लोगों ने हमें क्यों रोका। वो कह रहे थे कि कोई प्रिंस नाम का आदमी मर गया है, लेकिन मैं सच में किसी प्रिंस को नहीं जानती हूँ। वो कह रहे थे कि वो प्रिंस की मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लेंगे। अभिनव अब तक समझ चुका था कि प्रिंस कौन है। ये वही आदमी था जो उस दिन जॉनी को मार रहा था। अभिनव ने जॉनी को बचाने के लिए प्रिंस को बुरी तरह से मारा था, लेकिन तब उसे लगा नहीं था कि प्रिंस मर जाएगा। अभिनव भी ये समझ गया था कि शांत अभिनव का चेहरा पहचान गया था और इसीलिए उसने अनन्या की गाड़ी रुकवाई थी। इधर अभिनव के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी और उधर अनन्या भी बोलती चली जा रही थी। ऐसे में अचानक शर्मिला को क्या सूझा कि उसने अनन्या की बात को बीच में काटते हुए कहा, एक सेकंड, तुम कह रही हो कि जब ईशान ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तब अभिनव तुम्हारे साथ था? वो क्या कर रहा था? ये सवाल सुन अनन्या ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और अभिनव को देखने लगी। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आखिर में अनन्या ने कहा, ये कुछ नहीं कर रहा था। मुझे पुलिस ने बताया कि जब हमारे साथ ये सब हो रहा था तब ये गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। ये सुनते ही अभिनव का मुंह खुला का खुला रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा, मुझे पता था मुझे पता था कि ये निकम्मा ऐसे टाइम पर कुछ नहीं करेगा। ना सिर्फ ये फटीचर है बल्कि फट्टू भी है। शर्मिला शांत हो जाओ, राजीव ने बीच में कहा। ऐसे में शर्मिला उसे भी चुप करवाते हुए बोली, नहीं राजीव, तुम ज्यादा उसका पक्ष मत लो। ये लड़का एक नंबर का बेवकूफ है। एक तो मेरी बेटी को ऐसी मुसीबत में डाल दिया और उसके बाद उसे अकेला छोड़कर गाड़ी के पीछे छुप गया। राजीव ने शर्मिला को समझाते हुए कहा, एक मिनट, जितना मैंने अनन्या की बातों को सुना है उसने तो ईशान का नाम लेकर ऐसा नहीं कहा कि ये सारी मुसीबत अभिनव ने खड़ी की थी। जो कुछ भी किया वो ईशान ने खुद ही तो किया था। हाँ, लेकिन किसे पता सच क्या है। वैसे भी ये तो उल्लू ही है, आए दिन इधर उधर लोगों से लड़ाई करता फिरता है। हो सकता है कि इसी ने कुछ कांड किया होगा। जब जरूरत थी तब तो हाथ पैर चलाए नहीं। मेरा तो ना इस लड़के पर से विश्वास ही उठ गया है। समझ नहीं आता कोई दादा अपनी पोती के लिए इतना वाहियात आदमी कैसे चुन सकता है। शर्मिला ने चिढ़ते हुए कहा। अभिनव उन दोनों की बहस को बस सुन रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर उसे मौका मिलता भी तो भी वो कुछ नहीं कहना चाहता था। वो अनन्या के प्राइवेट रूम से बाहर निकला और फिर से कॉरिडोर में आ गया। जैसे वो कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि सामने से चाहत भी चली आ रही थी। जैसे उसने अभिनव को देखा तो बोली, अनन्या को होश आ गया? अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव का बुझा हुआ चेहरा देख चाहत की इच्छा हुई कि वो पहले अभिनव का हाल पूछे, लेकिन उसने अपने ख्याल को जाने दिया और खुद अनन्या के प्राइवेट रूम में चली गई। वो कुछ देर तक अंदर रही और उसके बाद बाहर आ गई। इधर अभिनव भी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने अभिनव से कहा,
चिंता करने जैसा कुछ नहीं है, इन्हें बस पैनिक अटैक आया था। आप चाहे तो शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, अभिनव ने कहा और फिर से कॉरिडोर में लगी बेंच पर आकर बैठ गया। चाहत उसके बगल में आकर बैठी और बोली, तुम ठीक हो? अभिनव ने बिना चाहत को देखे बस हाँ में सिर हिला दिया और बोला, अनन्या कैसी है? डॉक्टर कह रहे थे कि हम उसे आज शाम को घर ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो शाम तक रुकने वाली है, वो अभी के अभी घर जाना चाहती है। अभिनव ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। आखिर में चाहत ने गहरी सांस ली और बोली, तुमने अनन्या को इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? ये सुनते ही अभिनव को झटका लगा। उसने चाहत को देखा और बोला, किस बारे में? यही कि तुम उसकी जान बचाने के लिए इतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ गए। ये सुनते अभिनव की सांस एक पल के लिए मानो अटक गई। भले ही अनन्या अभिनव को लड़ते हुए नहीं देख पाई थी, लेकिन चाहत ने तो उसके एक एक वार को देखा था। अभिनव की हैरानी को शांत करने के लिए चाहत मुस्कुराई और बोली, तुम तो बड़े खतरनाक लड़ते हो यार। खैर, ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार तुम्हें ये सब करते हुए देख रही थी, लेकिन डूड, कल वाली फाइट तो वाज लाइक टॉप नॉच। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने अनन्या को ये सब बताया क्यों नहीं? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अभिनव ने हताशा भरे सुर में कहा। इस पर चाहत ने कहा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम उसके माँ बाप तुम्हें एक बेकार आदमी की तरह तो देखना बंद ही कर देंगे। ये सुनकर अभिनव ने एक सेकंड के लिए चाहत को देखा। चाहत को चीजें जानने का बड़ा शौक था और उसे जितना जानना चाहिए था वो उससे ज्यादा जानती थी। अगर वो ईशान जैसे आदमी को जानती थी तो उसके लिए ये पता लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि टाइगर कौन है। अभिनव ने आगे कहा, मैं वैसे भी बेकार ही तो हूँ। मेरा और अनन्या का कोई मैच ही नहीं है। हम दोनों का एक भी गुण तो नहीं मिलता। ये तो किस्मत खराब थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। हालांकि मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट चीजें शांति से चलती रहे। ये सुनते ही चाहत ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, अभिनव, ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अभिनव ने ये सुनते ही अपना गला साफ किया और बोला, अगर तुम्हें यह डाउट हो रहा है कि मैंने फाइट करना कहाँ सीखा तो मैं बता देता हूँ। मैं सड़कों पर, गलियों में, गंदे स्कूल्स में, मैदानों में और यहाँ तक कि कॉलेज में भी बहुत लड़ा हूँ। मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था। लड़ना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। और सच बताओ तो मुझे लड़ने के अलावा और कुछ आता भी नहीं। मुझे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। इतना कहते ही अभिनव ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अगर इस वक्त चाहत उसकी आंखों में देखती तो वो समझ जाती कि अभिनव झूठ बोल रहा है। चाहत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, टाइम टू गो। फिर कभी मिलेंगे, तसल्ली से बातें करेंगे। इतना कहते ही चाहत अपनी जगह से उठी, अभिनव को देख मुस्कुराई और आखिर में हॉस्पिटल से निकल गई। अभिनव उसे जाते हुए देख ये सोच रहा था कि आखिर चाहत उसके बारे में जानने के लिए इतनी बेताब क्यों है। क्या बात है मिस्टर बेकार, अब आप बेंच तोड़ रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप निकल गए होंगे। अभिनव को पीछे से किसी की आवाज आई। अभिनव आवाज सुनते ही समझ गया था कि ये शर्मिला की आवाज है। वो खड़ा हुआ और पलटा तो पाया कि शर्मिला और राजीव अनन्या के कमरे से बाहर आ गए थे। राजीव नजर नहीं आ रहा था। अभिनव ने अनुमान लगा लिया था कि वो डॉक्टर से मिलने गया होगा। हम लोग घर जा रहे हैं, तुम भी अपने हिसाब से पहुंच जाना, शर्मिला ने कहा और अनन्या की तरफ देखने लगी। अनन्या भी गुस्से में अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। आखिर में शर्मिला ने कहा, चलो। अभिनव अब उन्हें बाहर जाते हुए देख रहा था। उनके लिफ्ट में घुसते ही अभिनव ने गहरी सांस ली। वो इतना तो समझ गया था कि इन जैसे लोगों की नजर में आने के लिए उसे अपने खून की आखिरी बूंद भी खर्च करनी पड़ सकती है। तभी राजीव उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? और शर्मिला और अनन्या कहाँ है? वो दोनों निकल गए हैं। राजीव ने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। इन तीनों के बीच क्या हुआ होगा राजीव ये पहले ही समझ चुका था। उसने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह अनन्या की गाड़ी की चाबी है, तुम उसे लेकर घर आ सकते हो। और इतना कहकर राजीव भी वहां से बाहर निकल गया। अभिनव देख पा रहा था कि उन तीनों में अगर कोई अभिनव का सबसे ज्यादा ध्यान रखता था तो वो राजीव था। अभिनव नीचे आया और अनन्या की गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे याद आया कि वो इन सब चक्करों में नंदिता को फोन लगाना तो भूल ही गया था। एक बार घर जाने के बाद शायद वो नंदिता को फोन नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और नंदिता को फोन मिला दिया। पहली घंटी बजते ही नंदिता ने फोन उठा लिया और बोली, अगर तुमने फोन करने में 1 मिनट की भी देरी कर दी होती ना तो मैं तुम्हें जान से मार देती। नाम बताने से पहले पहचान गई किसका फोन है? हाँ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना कोई मुझे फोन कर ले। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, टाइगर। सही बात है,
वैसे कल मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अभिनव प्लीज मुझे नंदिता मत बुलाओ। उधर से अलायना ने कहा। अभिनव उसके मुंह से यह सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों, तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है। नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए थे तब से मेरी भी दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलायना हूँ। जैसे तुम अभिनव नहीं, टाइगर हो। अलायना ने कहा। अभिनव ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। यह तो अभिनव भी मानता था कि दुनिया काफी बदल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतने बड़े माफिया है और एक दिन वो खुद भी इतना बड़ा माफिया बन जाएगा। कभी कभी तो उससे बीते कुछ दिन किसी सपने की तरह लगते थे। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। अलायना उसे सीधा अपने घर बुला रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो अलायना से मिलने उसके घर जाएगा या वो अलायना को अपनी शादी के बारे में बता देगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अलायना ने जब अभिनव को अपने घर बुलाया तो वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसके घर जाने के लिए हाँ कहे या ना। जब अभिनव कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा तो आखिर में अलायना ने पूछा, क्या हुआ अभिनव? हाँ या ना, कुछ तो कहो। अभिनव को एहसास हुआ कि अलायना से कुछ भी छुपाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अलायना, मेरी शादी हो चुकी है। इस वक्त अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर आना अच्छा नहीं लगेगा। अब अभिनव का ये जवाब सुनकर अलायना कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई थी। अभिनव समझ गया था कि अलायना को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, अलायना ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है? कब और कैसे? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। और भूल गए, जब हम छोटे थे तब तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। अभिनव अलायना की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। अलायना के तेवर अभी भी वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। उसे सामने वाले से जो कहना होता था वो खुलकर बिना झिझके कह देती थी। आखिर में अभिनव ने अलायना को जवाब देते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है नंदिता, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कल तुम मेरे घर आ रहे हो। हमें कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है और इस बार मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनने वाली हूँ। अलायना के मुंह से ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, तुम टाइगर को ऑर्डर नहीं दे सकती हो नंदिता। नंदिता शब्द पर उसने अलग से जोर दिया था। ये सुनकर अलायना कुड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह तो ऑर्डर दे सकती हूँ ना, या उसमें भी कोई दिक्कत है? अभिनव जोर से हंसा और बोला, नहीं नहीं, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें अब एक दूसरे से मिलना तो है ही, तो मैं आ जाऊंगा। मुझे भी तुमसे मिलकर तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं कल फोन करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम फोन रखो उससे पहले क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हुई है? अलायना ने फोन काटने से पहले अभिनव से पूछा। अभिनव की शादी की बात उसके दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। अभिनव ये सवाल सुनकर एक पल के लिए हिचका और आखिर में बोला, अनन्या सिंह। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अलायना ने उधर से फोन काट दिया। अभिनव ने फोन कटते ही एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद वो अनन्या के घर पहुंच चुका था। उसने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और घर के अंदर जाने लगा। जैसे वो लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। ऐसे में वो सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। अभिनव ने दरवाजा खटखटा दिया। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और बोली, क्या है? मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। ये सुनते ही अनन्या खींचकर बोली, अच्छा, तुमने ऐसा भी क्या किया है जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है? अनन्या ये क्यों कह रही थी, अभिनव को ये समझ आ गया था। वो अभिनव को कल रात के लिए ताना मार रही थी। अभिनव मन ही मन उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर उसने दिखावा करते हुए कहा, अनन्या, बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती थी कि मैं उन लोगों से जाकर लड़ाई करूं? मैं इतने सारे लोगों से अकेले कैसे लड़ता? अच्छा, तुम इतने बेकार आदमी हो कि अब भगवान भी तुम्हें आकर नहीं सुधार सकता। एक तरफ तुम कहते हो कि हम शादीशुदा हैं और तुम मेरे पति हो, दूसरी तरफ जब मैं मुसीबत में फंसती हूँ तो तुमसे मेरी जान तक नहीं बचाई जाती। सही कहती है मम्मा, अगर तुम्हारी जगह पर चिराग होता ना तो वो उन लड़कों का वही हाल करता जो उसने उन बार वाले लड़कों का किया था। अनन्या ने गुस्से में कहा। वह अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। अभिनव बस वहाँ खड़ा होकर उसके गुस्से को देख रहा था। आखिर में अनन्या ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा होता कि मैं चिराग से शादी कर लेती। हम दोनों के बीच प्यार नहीं होता
पर कम से कम वो मेरा ध्यान तो रख लेता। नहीं अनन्या, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चिराग से शादी नहीं कर सकती हो। ओह, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किससे शादी करूंगी और किससे नहीं? अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। तो अभिनव फिर से चुप हो गया। आखिर में अनन्या ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा लगाया और अंदर चली गई। अभिनव बाहर खड़ा होकर बस उस दरवाजे को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनन्या को किस बात पर गुस्सा आ रहा था। उसने शादी के बाद अभी तक अनन्या को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इस बात पर या फिर उस झूठ पर कि उसे अकरम ने जो एडवांस पैसे दिए थे उससे अभिनव ने अपने लिए सूट खरीद लिया था, या फिर इस बात पर कि अनन्या को ऐसा लगता था कि अभिनव उसका ध्यान नहीं रखता। अभिनव के मन में इस वक्त कई सारे सवाल थे और वो उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। हताश अभिनव फिर से नीचे उतरा और सोने के लिए नौकरों के कमरे में चला गया। वो पूरी रात जागने के बाद इतना थक गया था कि शाम को भी नहीं उठा। उसकी नींद सीधे अगली सुबह जाकर खुली। वो जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ गया था ताकि हरदेव को यह भनक ना लगे कि वो नौकरों के कमरे में सोया था। अगर हरदेव को पता चल जाता तो अभिनव और अनन्या दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जल्दी बाहर आकर उसने अनन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। वो दरवाजा खटखटा रहा था लेकिन उधर से अनन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी। ऐसे में जब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसके पैर ठिठक कर रह गए थे। वो जो देख रहा था उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि अनन्या कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों पर लोशन लगा रही थी। उसके कानों पर हेडफोन लगे हुए थे और इसी वजह से उसे शायद दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई थी। अभिनव अनन्या के घूरे पैरों को देख रहा था। वो काफी सुंदर थी। हालांकि अभिनव के मन में अनन्या के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि अभिनव अपने आप को उसे एक बार देखने से रोक नहीं पाया। अगले ही पल जब अभिनव को एहसास हुआ कि वो ये सही नहीं कर रहा था तो उसने तुरंत अपनी नजर घुमा ली। इतने में अनन्या को भी कुछ सूझा और उसने अपना लोशन वाला हाथ रोक लिया। उसे ये लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में उसने धीरे से अपनी नजर ऊपर की तो पाया कि अभिनव उसके कमरे में खड़ा था। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और उसने कुर्सी के पीछे टंगा टॉवेल उठाया और पैरों को ढक लिया। इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो, अनन्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अभिनव किसी रोबोट की तरह पलट गया। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। भले ही सच ये था कि ना अभिनव अनन्या से प्यार करता था और ना ही अनन्या अभिनव से, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। अभिनव ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वो अनन्या के घर वालों के सामने ये साबित कर देगा कि वो सक्षम दामाद है और अनन्या का बखूबी ध्यान रख सकता है। इस काम को पूरा करने से अभिनव को कोई भी नहीं रोक सकता था, फिर चाहे उन दोनों का रिश्ता रहे या ना रहे। वैसे भी वैभवी से ब्रेकअप हो जाने के बाद अभिनव किसी और लड़की से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो ये सब खेल अपनी पहचान छुपाने और अपने पिता के कातिल तक पहुंचने के लिए खेल रहा था। जब अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनन्या जोर से उस पर चिल्लाई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? आई एम सॉरी, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगी और मैं सीधे तुम्हारे कमरे में भी नहीं घुसा। मैंने काफी बार तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मेरे पास सीधा अंदर आने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। अभिनव ने तुरंत अनन्या को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जब वो अनन्या को सफाई दे रहा था तब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अनन्या को सफाई दे क्यों रहा है। अनन्या उसकी पत्नी है, नहीं? ऐसे में अभिनव को खुराफात सूझी और उसने कहा, अभी मान लो कि दादाजी हमारे, मेरा मतलब है तुम्हारे कमरे में आते, वो पहले तुम्हें ऐसा बैठा हुआ देखते और फिर मुझे तुम्हें ना देखते हुए देखते तो उन्हें कैसा लगता? कोई भी नॉर्मल इंसान अगर मुझे तुम्हें अपने ही कमरे में ना देखते हुए देखता तो पता नहीं क्या समझ बैठता। पागल आदमी, मेरे दादाजी कभी ऐसे दूसरों के कमरों में बिना पूछे नहीं घुसते हैं। अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी चिड़ी हुई शक्ल देखकर अभिनव को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अनन्या को चिढ़ाने के लिए तो ये बात कही थी। अभिनव को जैसे ही जरा सी हंसी आई तो इतने में अनन्या ने कहा, चलो अब मेरे कमरे से बाहर निकलो और जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। जब मेरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मुझे भी काम पर जाने में लेट हो रहा है। मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, समझे ना? ये मेरा कमरा है, जब मेरा मूड होगा तब दरवाजा खोलूंगी। अनन्या ने जैसी अभिनव को फटकारा तो इतने में उसे बाहर से आवाज आई, अनन्या दरवाजा खोलो। यह आवाज सुनकर अनन्या और अभिनव दोनों के होश उड़ गए थे। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी।
अपने दादा की आवाज सुनकर अनन्या का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। इतने में उसे फिर से आवाज आई, अभिनव अंदर है क्या? अनन्या की नजर तुरंत अभिनव पर जा टिकी। अभी तक जो अनन्या अभिनव को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, अब वही अनन्या आंखों ही आंखों में अभिनव से मदद मांग रही थी। हरदेव की नजर में फिर से अच्छी बनने के लिए अनन्या कुछ भी कर सकती थी, फिर चाहे उसे यही क्यों ना जताना पड़े कि वो इस शादी में अभिनव के साथ काफी खुश है। अभिनव ने अनन्या की नजरों को पढ़ लिया था और ऐसे में उसने हरदेव से चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं अंदर ही हूँ। यह सुनते ही अनन्या की जान में जान आ गई थी, लेकिन इतने में उधर से हरदेव ने कहा, क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? मुझे अनन्या से कुछ जरूरी बात करनी है। दादाजी पर मैं अभी तैयार हो रही हूँ। अनन्या के मुंह से घबराहट के मारे निकला। इतने में अभिनव की नजर अनन्या से जा टकराई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अनन्या ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। ऐसे में अभिनव ने कहा, हाँ एक्चुअली हम दोनों ही तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हो? सुबह हो चुकी है, सूरज सिर पर चढ़ रहा है और तुम दोनों अभी तक कमरे में तैयार हो रहे हो। वाह! उधर से हरदेव ने उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहा। अभिनव ने अनन्या को देखकर अपने कंधे उचका दिए। वैसे भी सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। अनन्या ने हरदेव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दादाजी हम बस। इससे पहले कि अनन्या कुछ आगे कहती, अभिनव उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर अभिनव ने उसे अपने पास खींच लिया। इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, अभिनव ने अपने होंठ अनन्या के होठों पर रख दिए और उसे चूमने लगा। ये देख अनन्या हैरान हो गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों चूमा अभिनव ने अनन्या को, और क्या करने वाली थी अब अनन्या अभिनव के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव ने अनन्या की कमर में हाथ डालकर अनन्या को चूम लिया था। इससे पहले कि अनन्या अपने आप को अभिनव से दूर कर पाती, इतने में अनन्या के कमरे का दरवाजा खुल गया था। हरदेव पाल सिंह कमरे के अंदर आ गए थे। उन्होंने जैसे ही अनन्या और अभिनव को इस हाल में देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इस कंडीशन में होंगे। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी अभी एक अपॉइंटमेंट है और तुम मेरे साथ उस अपॉइंटमेंट के लिए आ रही हो। अनन्या ने जैसे ये बात सुनी तो उसने अभिनव को अपने से दूर कर लिया, लेकिन अभिनव का हाथ अभी भी अनन्या की कमर में था। अनन्या ने हरदेव पाल सिंह की तरफ देखते हुए पूछा, अपॉइंटमेंट? किस चीज की अपॉइंटमेंट? उसके बारे में हम नाश्ते पर बात करेंगे, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हरदेव पाल सिंह ने कहा और अनन्या के कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी अनन्या को अपने कानों के सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। हरदेव उससे अकेले में बात करना चाहता था। जब से अनन्या की जिंदगी में अभिनव वाला कांड हुआ था, उसके बाद से हरदेव ने कभी उसे किसी तरह की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बुलाया था। उसने तो अनन्या को अपना वारिस तक मानना बंद कर दिया था। लेकिन अभी हरदेव ने जो कहा, उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि हरदेव फिर से अपने डिसीजन पर विचार कर रहा था। अनन्या के दिमाग में कई सारे सवाल थे। जिस लड़के की वजह से उसकी हालत अपने दादाजी की नजर में इतनी खराब हुई थी, उसी लड़के के होते हुए अनन्या की हालत सुधर कैसे सकती थी, और वो भी तब जब वो लड़का अनन्या से चिपका हुआ था। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, अभिनव ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा। अभिनव की आवाज सुनते ही अनन्या ने फिर से अपने गुस्से वाला रूप धारण किया और भारी सी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? तुमने मुझे किस किया, नीच इंसान? इतना कहते ही अनन्या ने झटके से अभिनव का हाथ अपनी कमर से हटाया और अभिनव से दूर हो गई। वो अभिनव को और डांटना चाहती थी, लेकिन अभी सबके लिए उसके पास टाइम नहीं था। वो तुरंत बाथरूम में गई और अपना मुंह धोने लगी। इधर अभिनव अभी भी अनन्या के कमरे में खड़ा होकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जिस हिसाब से अनन्या अपना टाइम ले रही थी, उसे पता था कि आज उसे नाश्ता मिलना मुश्किल है। कुछ देर के बाद जब अभिनव हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हरदेव पाल सिंह अनन्या से कुछ जरूरी बात कर रहे थे। AK प्राइवेट लिमिटेड हमें एक डील दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस डील के दौरान तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करो। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो इसके लिए तुम्हारा मीटिंग में होना जरूरी है। जब अभिनव के कानों में हरदेव पाल सिंह की ये बात पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अकरम को जो काम दिया था, अकरम उसे पूरा कर रहा था। अभिनव अनन्या को उसी के परिवार में उसकी खोई हुई पोजीशन फिर से दिलवाने वाला था। इस दौरान शर्मिला ने भी हरदेव की बात सुनी और अनन्या के पास आकर बोली, आय हाय, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। शर्मिला को भी अनन्या के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। अनन्या ने कहा,
तो हम आपकी गाड़ी में साथ चलेंगे या मैं अपनी गाड़ी लेकर आपके साथ चलूं? अनन्या की आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। अभिनव दूर खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनन्या ऐसे मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। इतने में हरदेव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा, हम दोनों अलग अलग गाड़ी में जाने वाले हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। इतना कहते ही हरदेव पाल सिंह वहां से बाहर निकल गए थे और अनन्या उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। उन लोगों के निकल जाने के बाद अभिनव भी उनके पीछे जा रहा था। तभी सामने से सिंह परिवार की कुछ मेट्स चली आ रही थी। वो बिना अभिनव को नमस्ते किए सीधा अंदर की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक मेड को न जाने क्या सूझा, वो दरवाजे के पास रुकी और बोली, देख रही हो, ये अनन्या मैडम ने इस जैसे आदमी को कितना महंगा सूट ला कर दिया है। कितनी गलत बात है ना। बस करो, तुम्हें हर बार इस तरह से अनन्या मैडम के हस्बैंड का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी मेड ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में पहली मेड ने कहा, वैसे अनन्या मैडम के हस्बैंड में और हम में कोई अंतर है? जितना हम लोग कमाते हैं क्या वो उससे ज्यादा कमाता होगा? मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा हम ही कमाते हैं। और इतना कहकर हंसते हुए वो सभी मेड्स अंदर चली गई। अभिनव दरवाजे से दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभिनव कुछ देर के बाद अपने ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर आया तो उसे सबसे पहले जेनी नजर आई। जेनी की नजर जैसे ही अभिनव से मिली तो उसने हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अभिनव जी। अभिनव भी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग, और फिर वो ऑफिस में दाखिल हो गया। जिस तरह से जेनी ने उससे बात की, उसे सुनकर अभिनव समझ गया था कि ऑफिस में उसके बारे में फिर से कुछ गॉसिप शुरू होने वाली थी। वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अलाइना का फोन था। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो नंदिता। नंदिता नहीं, अलाइना। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम 4 बजे तक अवेलेबल हो जाओगे। मैं तुम्हें पिक करने के लिए अपने किसी आदमी को भेज दूंगी। बाद में वो तुम्हें ड्रॉप भी कर देगा। उधर से अलाइना ने कहा। अभिनव ने उसकी बात सुन एक पल के लिए सोचा और आखिर में बोला, ठीक है, चलेगा। इसके बाद अभिनव अगले 3 घंटे तक अपने ऑफिस का काम बेमन से निपटाता रहा। कुछ देर के बाद लंच हो गया था। अभिनव उठा और सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ अभिनव के अलावा और भी बहुत सारे लोग लंच करने के लिए आए थे। जैसे ही वहाँ बैठे लोगों की नजर अभिनव पर पड़ी तो उनके हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। वो सब बस अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने उनमें से एक को भी पलट कर नहीं देखा और अपना लंच लेने के लिए काउंटर पर चला गया। यही है वो आदमी जो आज भी काम पर लेट आया था। और तुम्हें पता है ये ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी करता है। एक लड़की ने हंसते हुए कहा। वो लाइन में अभिनव के पीछे ही खड़ी थी। अभिनव उसकी बात सुन पलटा और उसे हंसते हुए पकड़ लिया। फिर भी वो लड़की रुकी नहीं और उसने आगे कहा, ये तो जेनी ने इस बारे में अकरम सर को कुछ नहीं बताया, वरना इस आदमी की जॉब चली जाती। अभिनव ने उसे फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन हंस रहा था। उसने बस अपना खाना लिया और टेबल पर जाकर बैठ गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक आदमी जो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था, उसने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार कि जेनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं 2 मिनट लेट हुआ था तो जेनी ने मुझे सीधा फायर करने की धमकी दी थी, लेकिन ये आदमी पूरे 2 घंटे लेट आया और जेनी ने इसे कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि इसके मैनेजर को इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये बात मैनेजर से ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहने वाली है। आज नहीं तो कल वो इस लड़के के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा। एक दूसरे लड़के ने कहा। तभी अभिनव से एक लड़की ने पूछा, तुम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हो? अभिनव इस आवाज को सुनते ही पहचान गया था कि ये किसकी आवाज है। ये उसके कॉलेज की साथी कामिनी की आवाज थी। कामिनी भी यही नौकरी करती थी। कामिनी अभिनव के सामने आकर बैठी और बोली, अगर तुम इतनी छोटी सी नौकरी करते हो तो उस दिन तुमने रियूनियन पार्टी में इतना मोटा बिल कैसे चुकाया था? अभिनव ने उसकी बात के जवाब में कहा, अगर तुम भी अपने अगले वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाली थी तो फिर यहाँ नौकरी क्यों कर रही हो? अभिनव के मुंह से ये बात सुन कामिनी एक पल के लिए जम गई थी। उसका मुंह सूखने लगा था। जब उससे अभिनव को देने के लिए कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कहा, फिर भी मैं कम से कम तुमसे तो बेटर पोजीशन पर ही हूँ। ये सुनकर अभिनव को हंसी आ गई। उसने खीरे का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम इस दिन झूठ बोल रहे थे? तुम क्या मुझे ताना मारने का मौका ढूंढ रहे थे? एक बात बताओ, यहाँ बैठे सब लोग तुम्हारे बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता।
कम से कम मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खा रही हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभिनव ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कामिनी को इग्नोर कर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। ये देख कामिनी झल्लाई और गुस्से में बोली, ये एटीट्यूड तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा अभिनव, बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद कामिनी ने अपनी थाली उठाई और खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ गई। अभिनव को कामिनी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से अपने ऑफिस आया और उसने बाकी का काम खत्म करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते घड़ी में 4 बज चुके थे। हालांकि अलायना का उसके बाद कोई फोन नहीं आया था, लेकिन अभिनव जानता था कि अलायना उसे लाने के लिए किसी न किसी को भेजने वाली थी। ऐसे में अभिनव अपने कैबिन से निकला और लॉबी में आ गया। लॉबी में उसके अलावा और 2-4 लोग थे। अभिनव उनसे नजर मिलाए बिना आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में उसे पीछे से आवाज आई, तुम्हें इस अभिनव की हिस्ट्री पता है? 1 नंबर का फटीचर है। मैंने इसे चाय की दुकान पर चाय के पतीले धोते हुए देखा है। बहुत बार तो ये ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट, लंच में चाय बिस्किट और तो और डिनर में भी चाय बिस्किट ही खाता था। अभिनव इस आवाज को पहचान गया था। ये कामिनी की आवाज थी। कामिनी जिससे बात कर रही थी, वो दोनों मिलकर अभिनव पर हंस रहे थे। कामिनी को लगा कि अभिनव उसके ऊपर चिढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभिनव ने बस एक पल के लिए कामिनी को पलटकर देखा और उसके बाद लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब कामिनी का प्लान फेल हुआ तो उसे और गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अभिनव, और खुद भी उसके पीछे जाने लगी। तभी अभिनव के फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज अलायना का था। उसने अभिनव को लेकर आने वाली गाड़ी की डिटेल्स भेजी थी, जो ऑफिस के गेट पर अभिनव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव लिफ्ट से निकलकर ऑफिस के दरवाजे से बाहर आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक महंगी सी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था। अभिनव को आते देख उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव से कहा, अभिनव सर चले। पीछे से आ रही कामिनी ने जब ये सब देखा तो उसके होश उड़ गए। एक ड्राइवर इतनी महंगी सी गाड़ी का दरवाजा खोल कर खड़ा था, वो भी अभिनव के लिए। ये बात कामिनी को हजम नहीं हो रही थी। उसे अभिनव पर शक होने लगा था। इधर अभिनव गाड़ी में बैठ गया। अचानक से उसकी नजर कामिनी के चेहरे पर पड़ी। उसका मुंह खुला का खुला था और वो बस अभिनव को देखती जा रही थी। इतने में ड्राइवर ने अभिनव से पूछा, सर म्यूजिक ऑन कर सकता हूँ? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अलायनास पैराडाइज, ड्राइवर ने कहा। ये नाम सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर कामिनी ने जब अभिनव को उस गाड़ी में जाता देखा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों बुलाया था अलायना ने अभिनव को अपने पास? और क्या कामिनी को पता चल जाएगा अभिनव की छुपी हुई पहचान का राज? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ड्राइवर के मुंह से अलायना के घर का नाम सुनकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे अलायना के घर पहुंचने से पहले ही यह एहसास होना शुरू हो गया था कि वो सच में किसी पैराडाइज में दाखिल होने वाला है। कुछ देर के बाद जब अभिनव की गाड़ी अलायना के घर के आसपास के हिस्से में दाखिल हुई तो अभिनव की नजर सड़क के दाएं बाएं बनी उन ऊंची इमारतों पर पड़ी। कुछ देर चलने के बाद अभिनव एक बड़ी सी बिल्डिंग को अपनी आंखों से देख रहा था। वो किसी का घर था, अनन्या सिंह का घर। उसके आगे झोपड़ी भी नहीं था। अभिनव ने देखा कि उस घर पर अलायनास पैराडाइज लिखा हुआ था। अभिनव समझ गया था कि अलायना कितनी अमीर थी। साथ ही उसके मन में रह रहकर ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर अलायना इतनी अमीर है तो वो खुद कितना अमीर होगा। अभिनव से अब रहा नहीं जा रहा था और वो बेसब्री से इस सवाल का जवाब जान लेना चाहता था। क्या हम अंदर चल सकते हैं मिस्टर गेडवाल? तभी ड्राइवर ने अभिनव से बहुत प्यार से पूछा। अभिनव ने जितना सोचा नहीं था, ड्राइवर उसे उससे ज्यादा इज्जत दे रहा था। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइवर उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले जाने लगा। अभिनव ने देखा कि वो एक बड़े और आलीशान से लिविंग रूम में दाखिल हो गया था। वहाँ का झूमर, कालीन, दीवार पर टंगी पेंटिंग्स और खंभों पर हुई कारीगिरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में आ गया हो। तभी उसके सामने बने एक छोटे से कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से 3 लड़कियां बाहर निकल आई। वो तीनों अभिनव के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे झुककर सलाम किया। ड्राइवर ने अभिनव को आगे ले जाने का जिम्मा उन लड़कियों के कंधों पर सौंपा और खुद वहां से बाहर निकल गया। उन तीनों में से एक लड़की अभिनव के आगे और 2 उसके पीछे चल रही थी। वो लोग अपनी बाईं तरफ बने एक दरवाजे की तरफ जा रहे थे। कुछ देर के बाद आगे चल रही लड़की ने उस दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अभिनव को उसके अंदर जाने का इशारा कर दिया। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया।
जैसे ही वो अंदर आया तो उसकी नजर अलाइना से मिली। अलाइना सोफा पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। अलाइना के चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी और जैसे ही उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी मुस्कान में और ज्यादा चमक आ गई थी। उसने अभिनव से पूछा, अभिनव, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अलाइना की आवाज में तंज छुपा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अलाइना अपनी जगह से उठी और उसने टेबल पर रखा दूसरा वाइन का ग्लास उठा लिया। वो धीरे धीरे अभिनव की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने अभिनव की तरफ दूसरा ग्लास बढ़ाते हुए पूछा, सारी दुनिया में तुम्हें शादी करने के लिए अनन्या सिंह ही मिली थी? ये सवाल सुनकर अभिनव हैरान हो गया। उसने एक पल के लिए अलाइना की आंखों में देखा और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम टाइगर हो और अनन्या सिंह का स्टेटस तुम्हारे स्टेटस से दूर दूर तक मैच नहीं करता है। कोई टाइगर किसी बकरी से शादी कैसे कर सकता है? इतना कहते ही अलाइना मुस्कुराई और फिर से अपनी जगह पर बैठने के लिए बढ़ने लगी। अभिनव उसे धीरे धीरे जाते हुए देख रहा था। अलाइना की चाल में एक लचक थी जिसकी वजह से अभिनव चाहकर भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। अलाइना सच में बहुत खूबसूरत थी। आखिर में अभिनव ने अलाइना की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए नंदिता कि मैंने किससे शादी की है। तुम इस मामले में अपनी राय मुझे ना दो तो ही अच्छा है। इतना कहते ही अभिनव ने अलाइना की आंखों में देखा और वाइन का ग्लास अपने होठों से लगा लिया। अलाइना तब तक अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसने भी अभिनव की आंखों में देखा और बोली, सच में तुम मुझसे ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या यही कि तुम दुनिया के सामने सिंह परिवार का नाकारा दामाद बनकर घूमना चाहते हो? अब अगर टाइगर किसी कछुए की खाल में दिखेगा तो जंगल में कौन उस पर शक करेगा? अलाइना के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए थे। उसने एक पल के लिए अलाइना को देखा और बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? अभिनव की शक्ल देखकर अलाइना समझ गई थी कि उसका तीर सही जगह जाकर लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी उंगली के एक इशारे पर मुझे दुनिया की कोई भी जानकारी मिल जाती है अभिनव। पर क्या हुआ, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? तुम्हें शौक लगा? इतना कहते ही अलाइना की मुस्कान हंसी में बदल गई। अभिनव भी उसे देख मुस्कुराया और बोला, इम्प्रेसिव। इसके बाद वो खुद अलाइना की तरफ बढ़ने लगा। वो अलाइना के पास जाकर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस वाइन से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अलाइना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे इस माफिया ग्रुप के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया है और तुम भी गायब हो गए हो। उन्हें मेरे लिए काफी डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई मेरे साथ भी ऐसा कुछ। अलाइना इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। उसकी बात सुनकर अभिनव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वो अलाइना की आंखों में देख रहा था। वो देख पा रहा था कि अलाइना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अभिनव के पिता को किसने मारा था। इतने में अलाइना ने पूछा, एक बात मुझे सच सच बताओ अभिनव, तुम अनन्या सिंह के साथ क्यों हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में पहले अपना ग्लास ध्यान से टेबल पर रखा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमें इस तरह से मिलना चाहिए। यह हम दोनों को जोखिम में डाल सकता है। रहा सवाल अनन्या के साथ रहने का, तो इसका जवाब तुम खुद दे चुकी हो। मुझे अनन्या से प्यार है या नहीं, इस बात का मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी से प्यार शब्द कब का गायब हो चुका है। अब मेरा ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर है। मेरे पिता को जिसने मारा है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अपने पिता के खड़े किए इस एम्पायर को मैं और बड़ा और मजबूत बनाना चाहता हूँ। इस सब के बीच मेरे पास किसी से प्यार करने की फुर्सत नहीं है। मैं बस मोंटी के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक मेरे लिए सिंह परिवार का नाकारा दामाद बने रहने में ही भलाई है। लोगों की नजर में कछुआ दिखने में ही इस टाइगर की भलाई है। मैं इस वक्त किसी को नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। अभिनव की बात सुनकर अलाइना की नजरें अभिनव की नजरों में गड़ी की गड़ी रह गई। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। आखिर में अलाइना ने एक गहरी सांस ली और बोली, प्यार किसी की जिंदगी से गायब नहीं हो सकता अभिनव। आप प्यार से भाग सकते हो, लेकिन वो आपको हमेशा पकड़ ही लेता है। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगी, क्या तुम अनन्या सिंह से प्यार करते हो? अभिनव ने भी इस सवाल के जवाब में एक गहरी सांस ली। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। भले ही वो जानता था कि सवाल का वो क्या जवाब देना चाहता था, फिर भी वो जवाब देने में झिझक रहा था। चाहे जो भी हालात हो, लेकिन उसने अनन्या से शादी की थी और अनन्या का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी थी। फिर भी अभिनव ने कहा, नहीं,
मैं उससे प्यार नहीं करता। और हाँ, अगली बार अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो मुझे किसी होटल में या क्लब में बुलाना, मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। यह सुनते ही अलायना अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव को अलायना की आंखों में हल्की सी उदासी नजर आ रही थी। उसने इसे दूर करने के लिए कहा, मैंने सुना है कि हमारे ग्रुप में कोई जासूस घुस आया है। ये बात सुनते ही अलायना झटके से अपने विचारों से बाहर निकली और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन वो मेरे रास्ते में नहीं है। मेरे पास जासूसों और गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी खबर मिलते ही मैं उन्हें मार गिराती हूँ। अभिनव उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराया और बोला, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना है कि मोंटी इस महीने आने वाला है। क्या तुम उसके आने तक का इंतजार करोगे? अभिनव ने अलायना के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इंतजार करूंगा और इसलिए मुझे सिंह परिवार का दामाद बने रहने की बहुत जरूरत है। इतना कहते ही अभिनव ने फिर से ग्लास उठाया और अलायना ने उसके ग्लास में वाइन भर दी। अभिनव ने आगे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, यह मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अगर मोंटी आज भी आ जाता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तब तक अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाऊंगा जब तक कि वो जासूस हमारे सामने नहीं आ जाता। जिस तरह से मेरे पापा की मौत हुई थी, मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता। यह सुनते ही अलायना अभिनव को देखने लगी। उसकी आंखें हल्की सी भर आई थी। वो अभिनव के कंधे पर हाथ रखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ रख पाती, अभिनव ने एक सांस में सारी वाइन खत्म की और सोफा से उठकर कमरे से बाहर चला गया। अलायना बस उसे जाते हुए देख रही थी। अभिनव जब अनन्या के घर पहुंचा तो उसे आने में काफी देर हो गई थी। रात हो चुकी थी और अलायना के घर कुछ भी ना खाने की वजह से उसे काफी भूख लग रही थी। उसने घर में आते ही मेड को आवाज दी, लेकिन एक भी मेड उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, खुद ही खुद के लिए कुछ बना लेता हूँ। अभिनव ने अपने आप से कहा और खुद ही रसोई में चला गया। वो अपने लिए पराठे बनाने वाला था। उसने रसोई में आकर अलमारी खोलकर आटा ढूंढना शुरू कर दिया था। उसे आटे का डिब्बा मिला तो उसने डिब्बे को प्लेटफॉर्म पर रखा और आटा गूंथने के लिए थाली ढूंढने लगा। वो इस बात से अनजान था कि जब वो ये सब कर रहा था तब वहाँ काफी शोर हो रहा था। अचानक से उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि शर्मिला उसके सामने खड़ी थी। तुम मेरी रसोई में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शर्मिला ने तीखी और कड़क आवाज में पूछा। अभिनव ने उसे देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, भूख लगी है, पराठे बना रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना, तो भूख लगी रहने दो। तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बनाने दूंगी। ये मेरी रसोई है। अब मेहरबानी करके यहाँ से बाहर निकलोगे? लेकिन मुझे सच में भूख लगी है। अगर तुम अपने आप से यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। वो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। शर्मिला ने हल्की सी ऊंची आवाज में कहा। अभिनव ने पहले आटे के खुले डिब्बे को देखा और फिर से गहरी सांस लेकर रसोई से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, पीछे से शर्मिला ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो कहा था उसे भूलने की गलती भी मत करना। तुम मेरे दामाद नहीं हो, मतलब नहीं हो, मतलब नहीं हो। मेरा दामाद सिर्फ चिराग है, चिराग, और वो बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से भगाकर तुम्हारी जगह पर आकर बैठ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर का या इस परिवार का हिस्सा हो तो इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल देना। अभिनव को शर्मिला के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अनन्या के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। अंदर से अनन्या के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर अभिनव हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव पूरी रात भूखा सोएगा? क्या अनन्या उसे अपने कमरे में सोने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव ने जब अनन्या के हंसने की आवाज सुनी तो उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोल दिया और धीरे से कमरे के अंदर चला आया। तब उसने देखा कि अनन्या किसी से फोन पर बात कर रही थी। अनन्या ने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे बर्थडे पर इस चीज का अनाउंसमेंट कर देंगे। हाँ, अरे मैं बता तो रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है। और सच में मैंने जो इसे फाइनल करवाने में एफर्ट्स डाले थे, दादाजी ने उसे एक्नॉलेज किया है। इतना कहते ही अनन्या और जोर से हंसने लगी थी। इधर अभिनव को और ज्यादा भूख लगने लगी थी। वो जल्दबाजी में अलायना के घर से उठकर तो आ गया था, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने वहाँ कुछ खाया क्यों नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो धीरे से अनन्या के बिस्तर की दूसरी तरफ आकर बैठा और कंबल ओढ़कर लेट गया।
तब तक अनन्या की नजर अभिनव पर पड़ चुकी थी। उसने फोन पर कहा, चल चाहत, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभिनव आ गया है। और इतना कहते ही वो अभिनव की तरफ पलट गई। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी आंखों की चमक गुस्से में बदल गई और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर आकर लेटने की? अगर और कोई दिन होता तो शायद अभिनव इस बात का कुछ और जवाब देता, लेकिन आज उसने कहा, प्लीज, मैं आज इस मसले पर कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इधर कोने में दुबक कर सो जाऊंगा। प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, ठीक है? अभिनव की चिढ़ उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। अनन्या ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, तुम भूखे हो? क्यों, घर आने से पहले तुम कुछ खाकर नहीं आए थे? अभिनव ने ना में सिर हिला दिया। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, ओ हाँ, तुम कहाँ से खाओगे? तुम्हें तो अकरम सर ने जो एडवांस दिया था उसे तुमने सूट खरीदने में उड़ा दिया था। खाने से ज्यादा तुम्हारे लिए छा जाना जरूरी था, है ना? क्या होगा तुम्हारा अभिनव? मेरा जो होगा वो हो जाएगा, पर अभी अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं सो जाऊं? अभिनव ने पूछा। उसकी चिढ़ बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि वो सो पाता, अनन्या ने कहा, तुमने किसी मेड से कहा कि तुम्हें भूख लगी है, या तुम ऐसे ही भूखे मरना पसंद करोगे? तुम्हें क्यों मेरी इतनी चिंता हो रही है? अभिनव ने ताना कसते हुए पूछा। मुझे चिंता? और वो भी तुम्हारी? मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही है। अगर तुम भूखे मरे तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, और तुम्हारे मरने पर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती हूँ, इस दुनिया से नहीं। चलो उठो और मेरे साथ आओ, अनन्या ने कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या उसे कहाँ ले जा रही थी। इतने में अनन्या ने उसे चलने का इशारा किया तो अभिनव उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। अनन्या का उसे इस तरह से ले जाना अभिनव को अजीब लग रहा था। अनन्या मेड के कमरे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो तुरंत 3 मेड कमरे से बाहर निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अभिनव ने देखा कि अनन्या उन तीनों से कुछ बात कर रही थी। अभिनव हैरान था। वो मेड के कमरे का दरवाजा खटखटा कर थक गया था, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। पर अनन्या के एक बार बुलाने पर ही सब उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। 15 मिनट, अगर 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर गया तो मैं एक आदमी को भूखा मारने के जुर्म में तुम तीनों को जेल भिजवा दूंगी, अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अभिनव को उसका ये रूप देखकर हंसी आ रही थी। अनन्या की बात सुनते ही तीनों मेड तुरंत किचन में दाखिल हो गई थी। जैसे ही अनन्या अभिनव के पास से निकलने वाली थी तो इतने में अभिनव ने कहा, थैंक यू, मैंने जो तुम्हारे लिए किया उससे अगर तुम सच में ग्रेटफुल फील कर रहे हो और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज जल्द से जल्द इस शादी को खत्म करो, अनन्या ने कहा और वहाँ से निकल गई। ये सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो अनन्या को चुड़ैल समझता था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि अनन्या में भी इंसानों वाली कुछ तो बात थी। अगली सुबह अनन्या अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अभिनव को सोने में देरी हो गई थी, क्योंकि उसे खाना 15 मिनट में नहीं बल्कि 1 घंटे में मिला था। अभिनव चाहता तो वो अनन्या से मेड की शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया था। जैसे ही अभिनव की नींद खुली तो उसने देखा कि अनन्या महंगी सी ड्रेस पहने तैयार हो चुकी थी। अभिनव ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए होगी मॉर्निंग गुड, मेरे लिए नहीं है। ये कोई टाइम है आदमी के उठने का? अनन्या ने अपना मेकअप ठीक करते हुए अभिनव को फटकारा। अभिनव के लिए फिर से उसकी मॉर्निंग बैड हो गई थी। कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में वो अनन्या से कुछ नहीं कहना चाहता था। वो बिस्तर से उठा और बाथरूम चला गया। उसे भी जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था। जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ चुका था। अभिनव इसी बात से खुश हो गया था कि वो भी उन लोगों के साथ खाने बैठ सकता था। आज सनी भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे देखो जरा, जीजाजी आ गए। अभिनव सनी को वहां देखकर हैरान हो गया। उसने अपने आप को संभाला और डाइनिंग टेबल के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, सभी ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बात है, ससुराल में आते ही जीजाजी तो झोपड़पट्टी से लग्जरी फ्लैट हो गए हैं। ये सूट तुमने ऐसे खरीद कर दिया है अनन्या? सनी ने अभिनव के कपड़ों पर तंज कसते हुए कहा। अभिनव ने ऑफिस जाने के लिए सूट पहना हुआ था। ये बात सुनकर अनन्या को गुस्सा आ गया। वो जितनी नफरत अभिनव से करती थी उससे ज्यादा नफरत उसे सनी से थी। उसने कहा, जब हम खाने के लिए बैठे हो तो किस तरह की और किस तरह से बात करते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं? अनन्या, वो गलत क्या कह रहा है? इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। वो चाहती थी कि सनी अभिनव का और ज्यादा मजाक उड़ाए, लेकिन इससे पहले कि सनी कुछ कह पाता अनन्या ने कहा, ये कोई बात नहीं होती मम्मा, इसने बहुत गलत बात की है।
मैंने अभिनव को कोई सूट नहीं दिलाया है। मैं क्यों उसे सूट दिलाने लगी? वो खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। जब अनन्या ये सब कह रही थी तब अभिनव उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख रहा था। वो देख पा रहा था कि अनन्या के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। अनन्या को सनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज परिवार में जिस जगह पर अनन्या को होना चाहिए था उस जगह पर सनी आकर बैठ गया था। सनी ने अभिनव की तरफ देखा और बोला, अच्छा तो चलो बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अनन्या ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभिनव। दादाजी, हमें काम पर जाने के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हमें? अभिनव ने हैरान होते हुए कहा और अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने भी अभिनव को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, चलो। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में है। ऐसे में अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनन्या के पीछे निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर आए तो इतने में अनन्या बीच में रुकी और बोली, मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है। चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अनन्या की ये बोल सुनकर तो अभिनव के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ोगी? अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। अनन्या ने इतना कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने अनन्या से कहा, लेकिन अगर तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ने जाओगी तो तुम्हें मुझे शाम को लेने भी आना पड़ेगा। यह सुनते ही अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, ठीक है। यह सुनते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी में बैठ गया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गए। रोज के मुकाबले आज अभिनव भले ही जल्दी ऑफिस आ गया था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में जो बातें होती थी वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत से लोग यही कयास लगा रहे थे कि आखिर मैनेजर अभिनव के साथ क्या करने वाला था। अभिनव लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया था, जो कि पहले से भरी हुई थी। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होता और वो ऊपर जाती, अभिनव उसमें चढ़ चुका था। जैसे वो अंदर आया तो इतने में उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख रहे हो इसकी बहादुरी? गुड मॉर्निंग अभिनव जी, कैसा रहा कल आपका दिन? इतने में अभिनव को जेनी की आवाज सुनाई दी। वो भी लिफ्ट में अभिनव के साथ थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा भी बढ़िया था, जेनी ने कहा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और अभिनव लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ पाता, उसका फोन बजने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सुबह सुबह उसे कौन फोन कर रहा था। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं एके प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर बात कर रहा हूँ। अभी के अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ। उधर से एक आदमी ने भारी सी आवाज में कहा और बिना अभिनव का जवाब सुने फोन काट दिया। अभिनव ने भी फोन रखा और उठकर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वो मैनेजर के कैबिन के बाहर पहुंचा और दरवाजा धीरे से खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसने कहा, हेलो, मैं अभिनव गढ़वाल। और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से एक लड़की ने कहा, जो कहना है अंदर आकर कहो। अभिनव जब अंदर आया तो उसने देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी और वो और कोई नहीं बल्कि कामिनी थी। अभिनव उसे देखते ही समझ गया था कि कामिनी मैनेजर की सेक्रेटरी थी। कामिनी की आंखों में अभिनव को इस बात का घमंड भी नजर आ रहा था। अभिनव यही सोच सोचकर मन में हंस रहा था कि अगर कामिनी को पता चल जाता कि वो टाइगर है तो वो कैसे रिएक्ट करती। अभिनव एक पल के लिए इस ख्याल के साथ दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर से उसे धीरे से बंद करके मैनेजर की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने मैनेजर से बहुत शालीनता के साथ कहा। मैनेजर ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और आखिर में बोला, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है हमने ये कंपनी मजाक करने के लिए खोली हुई है? मैं समझा नहीं, अभिनव ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा। मैनेजर ने फिर से अभिनव को एक पल के लिए घूरा और बोला, अच्छा मैं अभी समझाता हूँ। इतना कहते ही उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर में हाथ डाला और उसमें से एक एनवलप बाहर निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने एनवलप हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक लेटर था। अभिनव ने उस लेटर को पढ़ा और हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा है कि तुमने ये सब खुद ही पढ़ लिया। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तुमने इसके बारे में अकरम को बताया? अभिनव ने कहा।
अभिनव के मुंह से अकरम का नाम इस तरह सुनकर मैनेजर हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब अकरम को इस लेटर के बारे में पता चलेगा? और क्यों अनन्या अभिनव का रख रही थी इतना ख्याल? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।